Hello everyone. We are going to start class 9th NCERT Civics chapter 5 Democratic Rights. In the previous two chapters we have looked at two major elements of a democratic government. In chapter 3 we saw how a democratic government has to be periodically elected by the people in a free and fair manner. तो पिछले दो चैप्टर्स में हमने दो मेजर एलिमेंट्स के बारे में देखा है. चैप्टर 3 में हमने क्या देखा? चैप्टर 3 में हमने देखा कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पीरियोडिकली लोगों को एक फ्री और फेयर मैनर में इलेक्ट करना पड़ता है. और चैप्टर 4 में क्या देखा? In chapter 4, we learned that a democracy must be based on institutions that follow certain rules and procedures. These elements are necessary but not sufficient for a democracy. चैप्टर 4 में हमने देखा कि एक डेमोक्रेसी जो होती है ना वो कुछ इंस्टीट्यूशंस पर, संस्थाओं पर बेस्ड होती है जो कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करे. देखो ये जो एलिमेंट्स हमने देखे चैप्टर 3-4 में, ये एलिमेंट्स नेसेसरी है लेकिन एक डेमोक्रेसी कहलाने के लिए, डेमोक्रेसी होने के लिए सफिशिएंट नहीं है. इलेक्शंस और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनको एक थर्ड एलिमेंट के साथ भी कंबाइन करना पड़ता है. और वो थर्ड एलिमेंट कौन सा है? एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स. अब ये जब थर्ड एलिमेंट आ जाता है ना, तब एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक बनती है. Even the most properly elected rulers working through the established institutional process must learn not to cross some limits. तो देखो ये बता रहे हैं कि जो मोस्ट प्रॉपरली इलेक्टेड रूलर्स होते हैं ना, जो कि कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो करके बने होते हैं और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, उनको भी कुछ चीजें तो सीखनी पड़ती है कि वो ना कुछ लिमिट्स को क्रॉस ना कर पाए. और सिटीजन्स के जो डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं ना, एक डेमोक्रेसी में ये सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट्स ही उन लिमिट्स को सेट करते हैं, उन लिमिट्स के बारे में बताते हैं कि इनको इलेक्टेड रूलर्स भी क्रॉस नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट वी टेक अप इन द फाइनल चैप्टर ऑफ द बुक. अब इन्हीं सब राइट्स के बारे में, इन्हीं चीजों के बारे में हम बुक के इस आखिरी चैप्टर में सीखने वाले हैं. वी विल बिगिन बाय डिस्कसिंग सम रियल लाइफ केसेस टू इमेजिन व्हाट इट मींस टू लिव विदाउट राइट्स. अब हम कुछ केसेस को डिस्कस करके देखेंगे कि क्या मतलब होता है कि हम राइट्स के बिना जिए तो जिंदगी कैसी होती है. दिस लीड्स टू अ डिस्कशन ऑन व्हाट वी मीन बाय राइट्स एंड व्हाई डू वी नीड टू फॉलो देम. अब इससे एक डिस्कशन का मुद्दा हमारे सामने आता है कि हमें राइट्स की जरूरत क्यों है और हमें राइट्स की जरूरत, राइट्स से मतलब क्या है हमारा, हमें राइट्स से मतलब क्या है और राइट्स की जरूरत क्या है. As in the previous chapters, the general discussion is followed by a focus on India. We discuss one by one the fundamental rights in the Indian Constitution. Then we turn to how these rights can be used by ordinary citizens who will protect and enforce them. Finally, we take a look at how the scope of rights has been expanding. तो देखो प्रीवियस चैप्टर्स में हमारा जो जनरल डिस्कशन था ना, वो था, उसका फोकस इंडिया पे था ज्यादातर. हमने डिस्कस किया एक बाय एक फंडामेंटल राइट्स को जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से ये राइट्स जो है उनको ऑर्डिनरी जो सिटीजन है, मतलब हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कौन उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला है, कौन उनको एनफोर्स करने वाला है. अब फाइनली हम क्या देखेंगे? अब फाइनली हम देखने वाले हैं कि इन राइट्स का जो स्कोप है वो किस तरह से बढ़ रहा है. लाइफ विदाउट राइट्स. In this book, we have mentioned rights again and again. If you remember, we have discussed rights in each of the four preceding chapters. Can you fill in the blanks by recalling the right dimension of each chapter? तो देखो इस बुक में ना हम राइट्स की बात बार बार करे जा रहे हैं. अगर हमें याद हो तो पिछले जितने भी चैप्टर्स थे ना, पहले के 4 चैप्टर्स, उनमें भी हम राइट्स की बात कर रहे थे. तो अब हमको ना फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज दी हुई है, जो कि हमें थोड़ा प्रीवियस चैप्टर्स की अगर नॉलेज हो तो हम कर पाएंगे इजीली. तो देखो चैप्टर 1 में से ये बताया हुआ है, अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इंक्लूड्स. एक जो डेमोक्रेसी की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो क्या इंक्लूड करती है? अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल इलेक्टेड पीरियोडिकली बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मतलब कि लोगों की एक इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट जो कि पीरियोडिकली इलेक्ट होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर. तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन में आ जाता है. चैप्टर 2 में कहते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स वर क्वाइट सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ऐसा क्यों माना कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेंट्रल हो? बिकॉज दे वर कमिटेड टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स को सेंट्रल इसलिए माना है कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि वो लोग ना एक तरह से कमिटेड थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी और जो माइनॉरिटीज के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना है. इस तरह के जो मॉरल वैल्यूज थे ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स उनको लेकर काफी कमिटेड थे. एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड. चैप्टर 3 से हमें ये सीख मिलती है कि इंडिया के सभी इलेक्टेड सिटीजन्स जो है ना, सभी एडल्ट सिटीजन्स जो है उनको राइट टू वोट है और इलेक्ट हो जाने का भी अधिकार है. चैप्टर 4, इफ अ लॉ इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच कोर्ट्स. अगर कोई लॉ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है
तो हर एक सिटीजन को ना अधिकार है कि वो कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सके। लेट अस नाउ बिगिन विद 3 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इट मीन्स टू लिव विद द एब्सेंस ऑफ राइट्स। अब हम ना कुछ 3 एग्जांपल्स देखेंगे जो कि अच्छी तरह हमें समझाते हैं कि एब्सेंस ऑफ राइट्स मतलब राइट्स ना हो ऐसी जिंदगी जीना कैसा होता है। प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। तो देखो पहले ना एक लेटर पढ़ लेते हैं। डियर मिस्टर टोनी ब्लेयर, टोनी ब्लेयर को ये लेटर लिखा जा रहा है। सबसे पहले इसमें पूछते हैं फर्स्टली हाउ आर यू, आप कैसे हो। मैंने ये लेटर आपको 2 साल पहले भेजा था, एक लेटर आपको 2 साल पहले भेजा था। वाई डिडेंट यू रिप्लाई, उसका आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया। आई वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट यू डिड नॉट रिप्लाई, मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। प्लीज कैन यू गिव मी एन आंसर टू माई क्वेश्चन, आप मेरे क्वेश्चन का प्लीज आंसर दीजिए। वाई इज माई डैड इन द प्रिजन, मेरे जो फादर है वो प्रिजन में क्यों है। वाई ही इज ही फॉर अवे इन द ग्वांटानामो बे, वो इतनी दूर ग्वांटानामो बे में क्यों है। आई मिस माई डैड सो मच, मैं अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। आई हैव नॉट सीन माई डैड फॉर 3 years। आई नो माई डैड हैज नॉट डन एनीथिंग बिकॉज ही इज अ गुड मैन, मैं अपने डैड को पिछले 3 साल से मिस कर रहा हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। आई हियर एवरीबडी स्पीक अबाउट माई डैड इन अ नाइस वे, मैं सबको अपने पिताजी के बारे में अच्छी बात करते हुए ही सुनता हूँ। योर चिल्ड्रन स्पेंड क्रिसमस विद यू बट मी एंड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव स्पेंट ईद अलोन विदाउट आवर डैड फॉर 3 years। तो आपके तो बच्चे आपके साथ क्रिसमस हमेशा बनाते हैं लेकिन मैं, मेरे भाई और मेरी बहनें, हम लोग ना 3 साल से अकेले ईद बना रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आई होप यू विल आंसर मी दिस टाइम, मैं आशा करता हूँ कि आप इस बार मुझे आंसर करने वाले हैं। थैंक यू। फ्रॉम अनस जमील एल बन्ना, ये 9 साल के है और ये लेटर लिखा हुआ है 7/12/2005, 7 दिसंबर 2005। तो ये लेटर हमने पढ़ा, इससे हमें समझ आता है कि ये किस तरह से टोनी ब्लेयर को बता से पूछ रहे हैं कि उनके पिता जो है उनको क्यों ग्वांटानामो बे में रखा हुआ है। प्रिजन इन ग्वांटानामो बे, about 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay। तो लगभग 600 लोगों को ना सीक्रेटली, जो यूएस फोर्सेस है ना, यूनाइटेड स्टेट की फोर्सेस, उन्होंने पूरी दुनिया में से 600 लोगों को सीक्रेटली उठा लिया और उनको ग्वांटानामो बे में जो प्रिजन है उधर डाल दिया, कारागार में, जेल में। और ग्वांटानामो बे क्या है, कहाँ पे है। एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी, ये ना क्यूबा के पास एक एरिया है ग्वांटानामो बे जिसको अमेरिकन नेवी कंट्रोल करती है। अनस फादर जमील एल बन्ना वाज अमंग देम, और जो अनास थे ना, अनस के फादर जो है जमील एल बन्ना, इन्हीं 600 लोगों में से एक थे जिनको ऐसे ही यूएस फोर्सेस ने सीक्रेटली उठा लिया था। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर द एनिमीज ऑफ द यूएस एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001। अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना था कि ये ना एनिमीज है यूएस के, और जो अटैक हुआ था ना न्यूयॉर्क पर 11 सितंबर 2001 को, वो उससे लिंक्ड थे। In most cases, the government of their countries were not asked or even informed about their imprisonment। और कई केसेस में तो देखो क्या हुआ, यूएस गवर्नमेंट ने ना, यूएस नेवी ने सीधा लोगों को उठा लिया, ना उनकी गवर्नमेंट को बताया, ना ही उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है, उनको जो जेल में डाल रहे हैं उसके बारे में कोई खबर दी। लाइक अदर प्रिजनर्स, एल बन्नास फैमिली गोट टू नो दैट ही वॉज इन द प्रिजन ओनली थ्रू द मीडिया। मतलब दूसरे प्रिजनर्स की तरह ही एल बन्ना जो थे ना, उनकी फैमिली को भी ये बात की वो ग्वांटानामो बे की प्रिजन में, ये सिर्फ मीडिया से ही पता चली थी क्योंकि सीक्रेटली उठा लिया गया था। फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट देम। ना तो इन प्रिजनर्स की फैमिलीज को, मीडिया को, और यहाँ तक कि यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंटेरोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट। यूएस आर्मी ने ना उनको अरेस्ट कर लिया था, उनसे सवाल जवाब भी पूछे, उनको इंटेरोगेट भी किया और डिसाइड किया कि उनको रखना है वहां पे या नहीं रखना। कोई ट्रायल नहीं होता था किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने यूएस के, मतलब कोई जैसे इंडिया में तो किसी को अरेस्ट करते हैं तो पहले जज के सामने उसका ट्रायल होता है ना कोर्ट में, लेकिन इधर इस केस में देयर वाज नो ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं था। यूएस में किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई ट्रायल नहीं था कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। नॉर कुड दीज प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री, ना तो यूएस में इनका कोई ट्रायल था, ना ही ये अपने कंट्री की किसी भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसने ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन ग्वांटानामो बे एंड रिपोर्टेड दैट प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायलेटेड यूएस लॉज। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो प्रिजनर्स थे ना ग्वांटानामो बे में, उनकी कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और रिपोर्ट किया कि ये जो प्रिजनर्स है ना, इनको टॉर्चर किया जा रहा है इस तरीके से कि ये यूएस के लॉज तक को वायलेट करता है।
they were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties. मतलब जो ट्रीटमेंट सपोज प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं ना, मतलब कि जो युद्ध में जो फंसाए होते हैं ना प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए ना, वो वाला ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहे थे उनको, तो उनको मतलब बहुत ज्यादा बेकार ट्रीटमेंट दे रहे थे. मैनी प्रिजनर्स हैड ट्राइड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज कंडीशंस बाय गोइंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक. जो इन 600 प्रिजनर्स में से कई जो प्रिजनर्स थे ना, उन्होंने तो ये भी कोशिश की कि वो इसके विरोध में प्रोटेस्ट करें. किस तरह से? वो हंगर स्ट्राइक पर, भूख हड़ताल पर चले जाते थे. Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. Suppose किसी prisoner को कह दिया कि not guilty, मतलब कोई जुल्म तुमने नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तब भी उनको रिलीज नहीं किया जाता था. An independent inquiry by the UN supported these findings. UN ने ना एक independent inquiry बिठाई थी, जो बातें ये बताई है ना, उसको वो भी स्वीकार करती है, वो भी एक तरह से इसको बल देती है इन सब फाइंडिंग्स को. यूएन सेक्रेटरी जनरल had said that the prison in Guantanamo Bay should be closed down. जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे ना, उन्होंने भी कहा कि जो ग्वांटानामो बे में प्रिजन है ना, इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने किसी ने की नहीं सुनी. द यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लीज. यूएस गवर्नमेंट ने किसी की भी रिक्वेस्ट या प्लीज को नहीं सुना. तो ये तो केस हो गया यूएसए का, यूएस गवर्नमेंट का, कि किस तरह से उन 600 प्रिजनर्स का सारे के सारे राइट्स को वायलेट कर दिया, या उनके पास कोई राइट था ही नहीं. अब हम केस पढ़ते हैं सऊदी अरेबिया का. सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया. जो ग्वांटानामो बे का केस था ना, ये तो एक एक्सेप्शन जैसा लगता है. फॉर इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री डिनाइंग राइट टू सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री. ये एक्सेप्शन जैसा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के लोगों के राइट्स को डिनाई कर रही है. लेकिन देखो, लेट अस देयरफॉर लुक एट द केस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द पोजीशन ऑफ देयर सिटीजन्स विद रिगार्ड टू देयर गवर्नमेंट. ये तो केस हमने देखा है यूएस वाला, कि वो किस तरह से दूसरे कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स को मना कर रहे हैं. अब हम केस देखेंगे सऊदी अरेबिया का, और किस तरह से सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जो है ना, अपने सिटीजन्स के राइट्स के रिगार्डिंग बिहेव करती है. अब देखो, ये कुछ फैक्ट्स है उधर के बारे में. द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स. जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, उधर एक हेरिडिटरी किंग होता है, वो उसको रूल करता है, और लोगों का कोई भी रोल नहीं होता उसको इलेक्ट करने में या फिर अपने रूलर्स को चेंज करने में. द किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव. किंग ही वहां पे लेजिस्लेचर और किंग ही वहां पे एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करता है. ही अपॉइंट्स द जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजंस. किंग ही वहां पर जजेस को अपॉइंट करता है, और जजेस का या किसी का भी कोई भी डिसीजन हो, किंग उसको चेंज कर देगा, कर सकता है. Citizens cannot form political parties or any political organizations. Citizens ना तो कोई political parties बना सकते हैं, ना ही कोई political organization बना सकते हैं. Media cannot report anything that the monarch does not like. मीडिया ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकता जो कि मोनार्क को पसंद नहीं है. देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजन की भी कोई फ्रीडम नहीं है. एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी ए मुस्लिम. हर एक सिटीजन के लिए एक अहम बात हो जाती है कि वो एक मुस्लिम हो. जो नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स है ना, नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक. जो नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स है सऊदी अरेबिया के, वो अपने रिलीजन को प्राइवेटली तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं. प्राइवेटली मतलब जैसे आप घर में ही अपनी पूजा वगैरह कर लो, लेकिन पब्लिक में मंदिर वगैरह इस तरह से पब्लिक में नहीं. Women are subjected to many public restrictions. The testimony of one man is considered equal to that of two women. Women जो है ना, उनको काफी restrictions है, और सपोज एक मैन कोई बयान दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको ना इक्वल टू टू वुमेन माना जाता है. मतलब दो वुमेन की टेस्टिमनी एक तरफ और एक मैन की टेस्टिमनी एक तरफ. दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया. ये सिर्फ सऊदी अरेबिया का ही केस नहीं है. देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल ऑफ दीज कंडीशंस एग्जिस्ट. दुनिया में ऐसे कुछ कंट्रीज, कई कंट्रीज है जहां पर इनमें से कुछ कंडीशंस आज भी एग्जिस्ट करती है. Ethnic massacre of Kosovo in Kosovo. You might think that this is possible in absolute monarchy but not in countries which choose their rulers. तो हमें ऐसा लग सकता है कि ऐसा पॉसिबल ना वहां हो सकता है जहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की हो, लेकिन उन कंट्रीज में नहीं जहां पर अपने रूलर्स को चूज किया जाता है. ये सऊदी अरेबिया वाले केस के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि ऐसा ना वहां तो हो सकता है जहां पर एक मोनार्क हो, जैसे सऊदी अरेबिया में मोनार्क है, राजा है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो सकता जहां पर लोग अपना रूलर खुद चूज करते हैं. लेकिन अब इस तरह की बात को भी जो नेग्लेक्ट कर दे, ऐसी हम कोसोवो की स्टोरी देखने वाले हैं. कोसोवो क्या है? कोसोवो दिस वाज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट स्प्लिट. तो यूगोस्लाविया के स्प्लिट होने से पहले कोसोवो वहां का एक प्रोविंस था. इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली
एथनिक अल्बेनियन मतलब ये जो प्रोविंस था ना, यहाँ पर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एथनिक अल्बेनियन था। ये बात समझ लो एक बार, कोसोवो में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा क्या था? अल्बेनियन, एथनिक एथनिक अल्बेनियन। बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजोरिटी। कोसोवो में तो अल्बेनियन ज्यादा थे, लेकिन पूरे कंट्री में सर्ब्स जो थे ना वो थे मेजोरिटी में। अ नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोशविक मिलोशविच हैड वन द इलेक्शन। एक छोटी सोच वाला नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मतलब सर्ब्स जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी ना उनसे बिलोंग करने वाला नेशनलिस्ट लीडर था, जिसका नाम था मिलोशविच। वो इलेक्शन जीत गया था। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस। अब जो इसकी गवर्नमेंट थी ना मिलोशविच की, ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हॉस्टाइल मतलब थोड़ा गलत नजरिया रखने वाली या थोड़ी अत्याचार करने वाली टाइप की गवर्नमेंट थी कोसोवो अल्बेनियंस की तरफ। मतलब कोसोवो अल्बेनियंस को पसंद ना करने वाली गवर्नमेंट थी। ही वांटेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री। मिलोशविच की इच्छा थी कि सर्ब्स जो है ना वो कंट्री को डोमिनेट करे। कई जो सर्ब एथनिक लीडर्स थे thought that ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs। कई जो सर्ब लीडर्स थे ना उनका इस तरह का मानना था कि एथनिक माइनॉरिटीज जैसे कि अल्बेनियंस हो गए ना, या तो वो देश को छोड़ दे या फिर वो सर्ब्स की डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर ले। दिस इज व्हाट हैपेंड टू एन अल्बेनियन फैमिली इन टाउन ऑफ कोसोवो इन अप्रैल 1999। तो अब देखो ये ना एक पूरा किस्सा बता रहे हैं अल्बेनियन फैमिली का जो कि कोसोवो में रहती थी, और अप्रैल 1999 का किस्सा है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। 74 year old Batisha Hogza was sitting in her kitchen with her 77-year-old husband। तो देखो 74 ईयर्स की बतीशा होग्जा जो थी ना, ये अपने किचन में अपने 77 ईयर्स के हस्बैंड के साथ बैठी थी। और उनके हस्बैंड का नाम क्या था? आइजेट। और ये दोनों ही ना जो स्टोव होता है ना उसकी गर्मी के पास बैठे थे, मतलब स्टोव से थोड़ी गर्मी ले रहे थे। दे हैड हर्ड एक्सप्लोजन्स बट डिड नॉट रियलाइज दैट सर्बियन ट्रूप्स हैड ऑलरेडी एंटर्ड द टाउन। मतलब वो तो चैन से किचन में बैठे थे, उनको एक्सप्लोजन सुनाई देने लगे, लेकिन वो ये बात रियलाइज नहीं कर पाए कि ये एक्सप्लोजन किस चीज के है। वास्तव में हुआ क्या था कि सर्बियन ट्रूप्स जो थे ना वो कोसोवो के टाउन में घुस गए थे और एक्सप्लोजन्स वो कर रहे थे। लेकिन ये बात पता नहीं चली थी उस टाइम पर, ये क्योंकि ये दोनों किचन में थे। द नेक्स्ट थिंग शी न्यू 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding where are your husband। तो अगली तुरंत उसके मतलब क्या होता है उसके बाद ही कि 5 से 6 सोल्जर्स जो है ना उन्होंने उनके फर्स्ट जो फ्रंट डोर है ना उसको उड़ाया, और तुरंत वो अंदर आके डिमांड करने लगे वेयर आर योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे कहाँ पे हैं। उन्होंने आइजेट मतलब बतीशा के हस्बैंड जो थे उनको 3 बार शॉट किया। दे शॉट आइजेट 3 times इन द चेस्ट, ऐसा बतीशा बताती है। तो उनके सामने ही उनके हस्बैंड को मार दिया गया। द सोल्जर्स पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर एंड टोल्ड हर टू गेट आउट। सोल्जर्स ने बतीशा के हाथ से ना उनकी वेडिंग रिंग भी ले ली, उनकी फिंगर से उनकी वेडिंग रिंग भी निकाल ली और उनको कह दिया कि बाहर जाओ घर से। आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट वेन दे बर्न द हाउस। बतीशा बताती है कि वो गेट से बाहर भी नहीं निकली थी, उससे पहले तो सोल्जर्स ने उनका घर ही जला दिया। She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possessions, but the clothes she were wearing. She was wearing। तो वो स्ट्रीट पे ना बारिश में भीगती हुई खड़ी थी, ना उनके पास कोई घर था, ना उनके पास कोई हस्बैंड था, ना ही कोई पोजेशंस मतलब ना ही कोई और चीजें थी, बस सिर्फ जो उन्होंने कपड़े पहने थे उनके पास वही थे। दिस न्यूज रिपोर्ट वॉज टिपिकल ऑफ what happened to the thousands of Albanians in that period। ये जो रिपोर्ट है ना ये तो सपोज बतीशा का केस है, लेकिन ये वास्तव में थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियन उस समय पर जो हजारों अल्बेनियंस थे ना उनके साथ भी कुछ इसी तरह की घटनाएं हुई थी। डू रिमेंबर दैट दिस मैसेकर वाज बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री। मतलब ये बात समझ लो कि ये जो मैसेकर हुआ ना अल्बेनियंस का, ये उन्हीं के देश की आर्मी ने किया है जो कि एक लीडर की डायरेक्शन में कर रही थी, वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। मतलब कि ये आर्मी किनका आदेश मान रही थी? उन लीडर का जो कि इलेक्शंस के थ्रू ही पावर में आए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू। दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ किलिंग्स बेस्ड ऑन एथनिक प्रेजुडिसेस इन रिसेंट टाइम्स। मतलब रिसेंट टाइम्स में जो एथनिक प्रेजुडिसेस थे, मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के को लेकर मन में धारणाएं बनी हुई थी ना, उसके बेस्ड पर हुई किलिंग्स में से सबसे घटिया उदाहरण ये भी एक है। फाइनली सेवरल अदर कंट्रीज इंटरवीन टू स्टॉप दिस मैसेकर। मतलब फाइनली कुछ और भी जो कंट्रीज थे ना उन्होंने इंटरवीन किया और इस मैसेकर को रुकवाया। और जो मिलोशविच थे ना उन्होंने अपनी पावर को खो दिया
और फिर देखो एंड वाज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उनके ऊपर मुकदमा भी चला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, किसके खिलाफ? क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवता के खिलाफ जो उन्होंने क्राइम्स किए हैं उसके खिलाफ उनके ऊपर एक मुकदमा भी चला। तो चैप्टर के इस वाले पार्ट में हम इतना ही करते हैं, आगे का आने वाला चैप्टर हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 2 of our class 9th NCERT Civics chapter 5, Democratic Rights, Rights in a Democracy. Think of all the examples that we have discussed so far. Think of the victims in each example, the prisoners in Guantanamo Bay, women in Saudi Arabia, Albanians in Kosovo. If you are in their position, what would you have wished? If you could, what would you do to ensure that such things would not happen in future? तो देखो अभी हमें यूं कह रहे हैं कि ये जो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे ना, जैसे कि हमने ग्वांटानामो बे का एग्जांपल देखा कि कैसे यूएस मिलिट्री ने 600 लोगों को उठा लिया था। सऊदी अरेबिया में विमेन का एग्जांपल देखा कि उनको राइट टू वोट नहीं था, और इस तरह की बातें भी थी कि विमेन के जो दो दो विमेन होंगे उनका टेस्टामेंट सिर्फ एक मैन के इक्वल होगा, मतलब मैन को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और अल्बेनियंस का एग्जांपल देखा कोसोवो में कि कैसे सर्ब्स उनको डोमिनेट कर रहे थे। तो अभी हमें कह रहे हैं कि अगर हम इनकी पोजीशन में होते तो हमारी इच्छा क्या होती, अगर हम कर सकते तो हम ऐसा क्या करते कि हम ये इंश्योर कर सके कि आगे ऐसा ना हो। यू वुड परहैप्स डिजायर अ सिस्टम वेयर सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड फेयर प्ले आर अश्योर्ड टू एवरीवन। शायद से आप ऐसा भी डिमांड करो या ऐसा आप इच्छा करो कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर सिक्योरिटी, सुरक्षा, डिग्निटी, इज्जत वगैरह और फेयर प्ले सबके साथ हो, मतलब सबके साथ एक सही व्यवहार हो, ये सबको एश्योर कर सके, आप ऐसा एक सिस्टम की इच्छा करते। You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information. आप ऐसा भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी रीजन या इन्फॉर्मेशन के, बिना प्रॉपर रीजन इन्फॉर्मेशन के उसको अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसा ना हो जैसा कि यूएस के केस में हुआ था कि कैसे उन्होंने 600 लोगों को उठाकर सीधा ग्वांटानामो बे की प्रिजन में डाल दिया था। आप ऐसा भी चाहते। एंड इफ समवन इज अरेस्टेड ही और शी शुड हैव अ फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्व्स। अगर कोई अरेस्ट हो भी जाए तो उसके पास एक फेयर चांस हो कि वो खुद को डिफेंड कर सके। लेकिन साथ ही साथ देखो एक कॉन्ट्ररी बात भी आती है, यू माइट एग्री दैट सच एश्योरेंस कैन नॉट अप्लाई टू एवरीथिंग, कि ऐसी एश्योरेंस जो है कि वो खुद को डिफेंड करे, ऐसी एश्योरेंस हर केस में भी नहीं दी जा सकती। जैसे सपोज कोई क्लियर क्लियर टेररिस्ट एक्ट दिखता है तो उसमें ऐसी एश्योरेंस नहीं दी जा सकती कि ये केस लंबा चलता रहे। इस तरह की भी बातें आपके दिमाग में आती होगी। वन हैज टू बी रीजनेबल इन व्हाट वन एक्सपेक्ट्स एंड डिमांड्स ऑफ एवरीवन एल्स, फॉर वन हैज टू ग्रांट द सेम टू एवरीवन। तो देखो ये जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ये बातें और जो हम डिमांड भी करते हैं थोड़ी रीजनेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रांट्स जो है ना, मतलब ये जो चीजें है ये सबको मिले तो रीजनेबल भी होनी चाहिए। But you might insist that the assurance does not remain on paper, that there is someone to enforce these assurances, that those who violate these are punished. In other words, you might want a system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak, rich or poor, minority or majority. This is the spirit behind thinking about the rights. तो देखो साथ ही साथ ना आप ऐसा भी चाहोगे, लेकिन ये हमारी इच्छा होगी कि ये सब सपोज अश्योरेंसेस दे दी तो ये सिर्फ पेपर पे ना रहे, कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसा व्यक्ति कुछ तो हो जो इन चीजों, इन अश्योरेंसेस को एनफोर्स भी करे। कि सपोज अगर कोई इनको वायलेट करता है, हमें कोई अश्योरेंस दी गई है उसको वायलेट कर दिया किसी ने, तो उसको पनिशमेंट भी मिले। दूसरे शब्दों में कहे तो आप चाहते होगे कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर एक मिनिमम जो है ना वो तो सबको गारंटीड हो, मिनिमम राइट्स सबको गारंटीड हो, पावरफुल हो, वीक हो, कोई रिच हो या पुअर हो, मेजोरिटी माइनॉरिटी, मिनिमम राइट्स तो उनको मिलने ही चाहिए। तो इस तरह की जो बात है ना कि मिनिमम सबको गारंटीड हो, यही स्पिरिट है राइट्स के बारे में जब हम सोचे उसके पीछे की, जो राइट्स को इम्पोर्टेंट बना देती है। अब राइट्स होते क्या है? व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। एक व्यक्ति के कुछ जो क्लेम्स होते हैं ना, ओवर किस पर जो क्लेम्स होते हैं कि फेलो बीइंग्स, मेरे साथ के जो लोग हैं, समाज है, गवर्नमेंट है, उनके ऊपर जो उसके क्लेम्स होते हैं कि समाज मेरे साथ ये नहीं कर सकता, समाज, सोसाइटी को मुझे ये देना होगा, गवर्नमेंट को मुझे ये देना होगा, इस तरह की जो बातें होती है ना, ये जो क्लेम्स होते हैं फेलो बीइंग, सोसाइटी और गवर्नमेंट के ऊपर, इन्हें कहते हैं राइट्स। All of us want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. For this, we expect others to behave in such a way that does not harm or hurt us. तो देखो हम सभी जो है ना वो खुशहाली के साथ जीना चाहते हैं, इस तरह से कि हमें कोई भी फियर ना हो, ना ही कोई हमें डिग्रेडेड ट्रीटमेंट, मतलब निम्न व्यवहार हमारे साथ करे। तो इसके लिए
हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वे में लोग हमारे साथ बिहेव करें कि वो ना तो हमको हार्म कर रहे ना हमको हर्ट कर रहे। इक्वली देखो हमारे जो एक्शंस है ना वो भी किसी दूसरे को हार्म या हर्ट ना करें। सो अ राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। तो इसीलिए एक राइट तो तभी पॉसिबल है जब आप एक ऐसा क्लेम करो जो कि दूसरों के लिए भी पॉसिबल हो। सपोज आप तो कुछ क्लेम कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, तो दूसरों के साथ भी तो वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से कलेक्टिवली सबको राइट देने हैं। तो राइट ऐसी कंडीशन में ही पॉसिबल है। यू कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर्स। आप ऐसा राइट नहीं रख सकते जो कि दूसरों को हार्म या हर्ट करे। यू कैन नॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स द नेबर्स विंडो। आप ऐसा भी राइट नहीं रख सकते कि आप गेम को ऐसे खेलो कि नेबर की विंडो टूट जाए। ये एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया हुआ है कि आपका राइट दूसरे के राइट को वायलेट ना करे, इन्फ्रिंज ना करे। अब देखो, द सर्ब्स इन यूगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम्ड द होल कंट्री फॉर देमसेल्व्स। द क्लेम्स वी मेक शुड बी रीजनेबल। अब हमने यूगोस्लाविया का केस देखा था कि कैसे अल्बेनियंस के ऊपर कोसोवो में सर्ब्स ने डोमिनेट कर दिया था, कैसे उनके साथ अत्याचार हुआ था। तो यूगोस्लाविया में ना ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सर्ब्स पूरे कंट्री के ऊपर अपना क्लेम करने लगे। जो क्लेम होता है वो रीजनेबल भी होना चाहिए, तर्कशील भी होना चाहिए। दे शुड बी सच दैट can be made available to others in an equal measure. Thus, a right comes with an obligation to respect other rights. तो देखो इसीलिए जो होता है ना एक राइट, वो इस तरह से होने चाहिए, क्लेम्स जो है ना वो इस तरह से होने चाहिए कि वो दूसरों को भी इक्वली मिल सके। इसीलिए एक राइट जो आता है ना, उस राइट के साथ एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि हम दूसरे के राइट्स जो है ना उसकी भी रिस्पेक्ट करें। ना तो हमारे क्लेम्स ऐसे हो जो कि दूसरे के राइट्स को खराब करे। और एक राइट तब ही काम करेगा जब दूसरे के राइट्स को भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। एक म्यूचुअल बात रखनी पड़ती है। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट, इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। जस्ट बिकॉज हम किसी चीज को क्लेम कर देते हैं ना, वो हमारा राइट नहीं हो जाता। राइट जो है ना उसको सोसाइटी जिसमें हम समाज में रहते हैं ना वो भी रिकॉग्नाइज करे। राइट्स जो है ना, राइट्स का मीनिंग तभी होता है जब सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करे। एवरी सोसाइटी मेक सर्टन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट। दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हर एक सोसाइटी जो है वो कुछ रूल्स बनाती है कि जिससे ना हमारा जो कंडक्ट है, कि हम क्या करते हैं, चाल चलन जो है उसको रेगुलेट किया जा सके। ये रूल्स जो है ना यही हमको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट्स। और जिसको समाज स्वीकार करता है कि ये चीज सही है, जिसको समाज राइटफुल मानता है, वही बातें जो होती है ना, वही चीजें जो होती है, वही राइट्स का बेसिस बन जाती है। उन्हीं की नींव पर राइट्स रखे जाते हैं। That is why the notion of rights changes from time to time and society to society. 200 years ago, anyone who said that women should have right to vote would have sounded strange. Today, not granting them vote in Saudi Arabia appears strange. तो अब देखो ये बात समझो, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि सपोज सऊदी अरेबिया में आज से लगभग 200 साल ईयर्स पहले, 200 साल पहले, जब ऐसी बात कही जाती थी ना कि विमेन को भी राइट टू वोट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए वोट करने का, तो ये बात थोड़ी अजीब सी लगती थी। लेकिन आज अगर सपोज विमेन को सऊदी अरेबिया में ये कह दे कि आपको राइट नहीं है कि आप वोट कर सको, तब ये बात थोड़ी अजीब सी लगेगी। इसीलिए ये एग्जाम्पल के थ्रू भी हमें समझ आता है कि समाज की नीड्स, समाज की थिंकिंग टाइम के साथ बदलती रहती है। इसीलिए जो राइट्स को लेकर नोशन, विचारधारा रहती है ना, वो समय के साथ बदलती रहती है, सोसाइटी के साथ भी बदलती रहती है। When the socially recognized claims are written into law, they acquire real force. जब socially recognized claims मतलब कि जिसको समाज स्वीकार करे, ऐसे claims को जब लिख दिया जाता है ना, कानून में लिख दिया जाता है, लॉ में लिख दिया जाता है, तब वो एक रियल शक्ति उनके पास आती है। अदरवाइज वो सिर्फ ना नेचुरल या मोरल से राइट्स रह जाते हैं। The prisoners in Guantanamo Bay had a moral claim not to be tortured or humiliated, but they could not go to anyone to enforce this claim. अब एग्जाम्पल में देखो, हमने पढ़ा भी था कि ग्वांटानामो बे में क्या हो रहा था। जो प्रिजनर्स थे ग्वांटानामो बे में, उनके पास एक नैतिक अधिकार तो था, मोरल क्लेम तो था कि उनको कोई भी टॉर्चर ना करे या उनकी कोई भी बेइज्जती ना करे, किसी भी तरह से उनके साथ ह्यूमिलिएशन ना हो। लेकिन ये उनका ना मोरल क्लेम था बस। वो कहीं भी जा नहीं सकते थे इस बात को मनवाने के लिए कि जो हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है या हमको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, वो कहीं जा ही नहीं सकते थे। When law recognizes some claims, they become एनफोर्सेबल। लेकिन जब कानून कुछ क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करने लगता है ना, तब वो एनफोर्सेबल हो जाते हैं। मतलब तब उनका उल्लंघन करना गलत हो जाता है, तब उनको फोर्स में लाना पड़ता है, उन क्लेम्स को एप्लीकेशन में लाना पड़ता है। वी कैन देन डिमांड देयर एप्लीकेशन।
When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. In such circumstances, citizens can approach courts to protect their rights. So if we want to call any claim a right, it has to have these three qualities. Rights are reasonable claims of persons recognized by society and sanctioned by law. तो देखो, जब कोई फेलो सिटीजन या गवर्नमेंट हमारे राइट्स जो होते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट ना करे, तब मतलब उसको माने ना हमारे राइट्स को, तब हम कहते हैं कि वायलेशन हो गई है हमारे राइट्स की, या फिर इन्फ्रिंजमेंट हो गई है, उल्लंघन हो गया है। ऐसे सर्कमस्टांसिस में जब भी अपने राइट्स की उल्लंघन या हो जाए ना, तब हम, या सिटीजन्स कह लो, तब वो कोर्ट्स में जा सकते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए जब हम किसी क्लेम को राइट बुलाए ना, तब उसके पास तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी क्या है? राइट्स जो है, राइट्स है क्या? राइट्स है रीजनेबल क्लेम्स। राइट, सबसे पहली बात, राइट्स है रीजनेबल क्लेम्स, जिसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? रिकॉग्नाइज करती है सोसाइटी, और सैंक्शन कौन करता है? लॉ। ये तीन है, ये तीन याद कर लो। राइट्स क्या है? रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्संस, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। मतलब लॉ भी उसको मानता है, लॉ में वो क्लियरली लिखे हुए हैं। Why do we need rights in a democracy? Rights are necessary for the sustenance of a democracy. In a democracy, every citizen has the right to vote and the right to be elected to government. Rights जो होते हैं ना, राइट्स किसी भी डेमोक्रेसी की सस्टेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सस्टेनेंस मतलब एक तरह से कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन जो होता है ना, उसके पास वोट करने का भी राइट होता है, और गवर्नमेंट में इलेक्ट हो जाने का भी राइट होता है। For democratic elections to take place, it is necessary that citizens should have the right to express their opinion, form political parties and take part in political activities. ताकि इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हो सके, इसीलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि सिटीजन्स जो है ना, उनके पास राइट हो कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके, मतलब जो भी उनका विचार है वो बता सके, पॉलिटिकल पार्टीज बना सके, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्ट भी ले सके। Rights also perform a very special role in a democracy. Rights protect minorities from the oppression of majority. देखो, राइट्स जो है ना, राइट्स एक बहुत स्पेशल रोल निभाते हैं डेमोक्रेसी में। वो क्या है कि राइट्स जो है ना, वो माइनॉरिटीज को बचाते हैं मेजोरिटी के ऑपरेशन से। मतलब माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाते हैं, माइनॉरिटीज का दमन नहीं होने देते मेजोरिटी के द्वारा। तो इसीलिए भी राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। राइट्स इंश्योर करते हैं कि मेजोरिटी जो है ना, वो ऐसा कुछ भी, मतलब जो मन में आए मन चला व्यवहार नहीं कर सकती मेजोरिटी। राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब भी मतलब चीजें खराब होने लगती है, तो राइट्स ही वो गारंटीज है जिनको यूज किया जा सकता है। Things may go wrong when some citizens may wish to take away the rights of others. This usually happens when those in majority want to dominate those in minority. तो देखो, चीजें गलत कब जा सकती है कि राइट्स का हमें यूज करना पड़ जाए। तो राइट्स का यूज करना पड़ जाए, ऐसी चीजें गलत तब जा सकती है जब सिटीजन्स जो होते हैं ना, कुछ सिटीजन्स वो ऐसी इच्छा करने लगते हैं कि वो दूसरे के राइट्स को छीन ले। और ऐसा यूजुअली तब होता है जब मेजोरिटी चाहने लगे कि हम माइनॉरिटी को डोमिनेट कर जाए। The government should protect the citizens' rights in such a situation, but sometimes elected government may not protect or may even attack the rights of their own citizens. That is why some rights need to be placed higher than the government, so that the government cannot violate them. In most democracies, the basic rights of the citizen are written down in the constitution. तो देखो, एक बात बता रही है, अभी तो हमने देखा कि ये राइट्स हमें कब यूज करने पड़ जाते हैं। एक सिचुएशन बता रही है कि कुछ सिटीजन्स की इच्छा आ जाए कि हम दूसरे के राइट्स को छीन ले। ऐसा यूजुअली होता तब है जब माइनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करने लगे मेजोरिटी। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो ना अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे ऐसी सिचुएशन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना इलेक्टेड गवर्नमेंट ही होती है ना, वो बचाने की बजाय खुद ही अटैक करने लग जाती है अपनी सिटीजन्स के राइट्स पर। तो इसीलिए ये काफी जरूरी हो जाता है कि कुछ जो राइट्स होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट से भी ऊपर रखा जाए, ताकि गवर्नमेंट उनको वायलेट ना कर सके। तो काफी डेमोक्रेसीज में क्या होता है, बेसिक राइट्स जो होते हैं ना सिटीजन के, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है काफी रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए राइट्स है उनको वायलेट करना काफी मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ उसको सैंक्शन कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी उसको इजीली वायलेट नहीं कर सकती। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the constitution. Some rights which are fundamental to our life are given a special status. तो देखो, दुनिया में जो जितनी भी डेमोक्रेसीज है, मतलब काफी डेमोक्रेसीज की तरह ही इंडिया में भी ना, इंडिया में भी जो राइट्स है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है।
कुछ जो राइट्स है ना, जो हमारी लाइफ को लेकर एकदम फंडामेंटल है, मतलब मूलभूत राइट्स जो हो जाते हैं ना, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। इस तरह के स्पेशल राइट्स को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। We have already read in chapter 2 the preamble to our constitution. It talks about securing for all its citizens equality, liberty and justice. Fundamental rights into put this promise into effect. They are an important basic feature of India's constitution. तो देखो हमने ना इसी बुक में चैप्टर 2 में हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था, प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ा था। और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल ना एक तरह से बात करता है कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस सिक्योर किया जाए, उनको मिले ये सब चीज़ें। तो फंडामेंटल राइट्स जो ये प्रॉमिस है ना प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स इस प्रॉमिस को इफेक्ट में ले आते हैं। और इसीलिए ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स भी बन जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। You already know our constitution provides for 6 fundamental rights. Can you recall this? What exactly do these rights mean for an ordinary citizen? Let us look at these one by one. तो देखो हमें पता ही है इस बात के बारे में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी करता है। और ये 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो अब देखो ये जो राइट्स है ना, ये ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। अब हम वीडियो के आने वाले सब्सिक्वेंट पार्ट्स में इन सभी राइट्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 3 ऑफ आवर क्लास 9th NCERT Civics Chapter 5, Democratic Rights, Right to Equality. The Constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or the equal protection of the laws. तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो इंडिया के किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये डिनाई नहीं कर सकती। इसका मतलब कि लॉ के आगे ना सब इक्वल है, लॉ कानून के समक्ष सब एकदम इक्वल है। इस चीज को गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती, या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज को भी डिनाई नहीं कर सकती। मतलब कि लॉज जो है ना वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे। इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हो जाता है, जो अभी मैंने आपको समझाया था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज वगैरह, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो लॉ है ना वो सभी पर, चाहे उसका जो भी स्टेटस है व्यक्ति का, वो रिच है या पुअर है, जो भी स्टेटस है वो सब पर इक्वल मैनर में एप्लीकेबल है। लॉ सब पर इक्वल मैनर में एप्लीकेबल है और इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। Rule of law is the foundation of any democracy. It means that no person is above the law. There cannot be any distinction between a political leader, government official and an ordinary citizen. तो देखो रूल ऑफ लॉ जो होता है ना, वो किसी भी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर ऑर्डिनरी सिटीजन हो, उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। लॉ के आगे तो सब एक समान है। Every citizen, from the prime minister to a small farmer in a remote village, is subjected to the same laws. देखो कोई भी सिटीजन हो अपने इंडिया का, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर दूर दराज के किसी गांव में कोई स्मॉल फार्मर हो, सभी के ऊपर सेम लॉ एप्लीकेबल है। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपन्स टू बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन। कोई भी व्यक्ति लीगली ना ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेज मिलनी चाहिए सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। एग्जाम्पल से आप समझा रहे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल, a few years ago a former prime minister of the country faced a court case on charges of cheating. The court finally declared that he was guilty. तो देखो एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि आज से कुछ साल पहले ना एक प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के। तो उनको भी ना एक कोर्ट केस फेस करना पड़ा था क्योंकि उनके ऊपर चीटिंग के चार्जेस लगे थे। और कोर्ट ने हालांकि फाइनली उनको डिक्लेयर कर दिया था कि ही वॉज नॉट गिल्टी, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यूड ही हैड टू गो टू द कोर्ट, गिव एविडेंस एंड फाइल पेपर्स जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन। लेकिन जब तक केस चलता रहा ना, उनको कोर्ट में जाना पड़ता था, एविडेंसेस देने पड़ते थे और पेपर्स फाइल करने पड़ते थे जैसे कि किसी आम आदमी को करने पड़ते हैं। दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लासिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम इम्प्लीकेशंस ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। तो ये जो स्थिति है ना कि सभी लोग एकदम इक्वल है, सबको सेम काम करना पड़ता है लोगों के आगे, इसको ना जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें और भी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो गवर्नमेंट है ना, वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती सिर्फ इस कारण से कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियन, धर्म से, या फिर रेस, कास्ट, जेंडर या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस बात पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरी सिटीजन शैल हैव द एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक
शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स। हर एक सिटीजन जो इंडिया का है उसके पास जितने भी पब्लिक प्लेसेस है ना उनका एक्सेस है, जैसे कि शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, सबको इनका एक्सेस है। ये जो पब्लिक प्लेसेस है इनको इनका एक्सेस सभी सिटीजन्स को है। सिमिलरली there shall be no restriction with regard to the use of wells, tanks and bathing ghats, roads, playgrounds and places of public resorts maintained by the government or dedicated to the use of general public। तो देखो जैसे अभी समझाया कि सभी के पास एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस का, तो इसी तरह से कोई भी ना जो जैसे पब्लिक जगहें होती है, जैसे कि वेल्स हो गए, कुएं हो गए, टैंक्स हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए, जैसे कि घाट होते हैं ना नदी के किनारे के घाट, इस तरह के कोई रोड हो गया, पब्लिक रोड होते हैं, प्लेग्राउंड्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा मेंटेन्ड जो ऐसी जगहें होती है जो कि डेडिकेटेड हो जनरल पब्लिक के लिए। तो जितने भी इस तरह की जगहें है ना इन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं हो सकती किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कि आप इधर नहीं जा सकते। दिस might appear very obvious, but it was necessary to incorporate these rights in the constitution of our country, where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places। तो देखो ये हमें लगता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पब्लिक प्लेसेस है इनको सब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ढंग से लिख देना, लॉ बना देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री का जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है ना, जो कास्ट सिस्टम चलता है, ये कुछ कम्युनिटीज को बैन कर देता है कि आप इन पब्लिक प्लेसेस पर नहीं आ जा सकते। तो इसीलिए ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना जरूरी है। The same principle applies to public jobs. All citizens have equality of opportunity in matters relating to employment or appointment to any position in the government। तो देखो सेम प्रिंसिपल, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस का सबको एक्सेस है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस तरह की जो सेम प्रिंसिपल्स है ना ये पब्लिक जॉब्स पर भी अप्लाई होता है। सभी सिटीजन्स जो है ना उनको अपॉर्चुनिटी जो है ना, जो भी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी होती है या फिर किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन पर अपॉइंट करना हो किसी व्यक्ति को, उन केसेस में भी इक्वालिटी है सबको। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड अबव। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे पहले आपको बताया था कि रेस, रिलीजन, कास्ट, इस तरह की बातों पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति हो ना उसको भी इस तरह से एम्प्लॉयमेंट के मामले में इनएलिजिबल या फिर उसके साथ कोई भी भेदभाव करना, इस तरह की चीजें करना अलाउड नहीं है। You have read in chapter 4 that the government of India has provided reservations for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। तो हमें ये पता ही, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रिजर्वेशंस देती है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। वेरियस गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट स्कीम्स फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू वुमेन, पुअर एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड इन सम काइंड्स ऑफ जॉब्स। तो कुछ गवर्नमेंट्स जो होती है ना उनमें कुछ अलग स्कीम्स भी चल रही होती है ताकि वो विमेन को या फिर पुअर को, गरीब को, या फिर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, स्पेशली एबल्ड है, उनको अलग से प्रेफरेंस दे। इस तरह के लिए भी, इस तरह से भी ना कुछ स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट्स। आर दीज रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी? दे आर नॉट। तो अगर कोई ऐसा समझे कि ये जो रिजर्वेशंस मिली हुई है वो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है क्या, तो वास्तव में वो अगेंस्ट नहीं है। अब इसका रीजन भी देखो, आप समझो थोड़ा। फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट नो मैटर व्हाट दे नीड। Equality means giving everyone an equal opportunity to achieve whatever one is capable of। तो देखो इक्वालिटी का मतलब ना ये नहीं होता कि सभी को सेम ट्रीटमेंट दिया जाए, उसकी नीड बेशक कुछ हो मतलब, लेकिन उसको ट्रीटमेंट सेम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि जो वो अचीव कर सकते हैं वो अचीव उस चीज को कर पाए। Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity। तो कभी कभी ना ये जरूरी भी हो जाता है कि किसी को, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो यही काम जॉब रिजर्वेशंस करते हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द रिजर्वेशंस ऑफ द काइंड आर नॉट अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। तो इसीलिए संविधान भी यही कहता है कि इस तरह की जो रिजर्वेशंस दी जाती है ना, ये राइट टू इक्वालिटी की कोई वायलेशन नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू सोशल लाइफ एज वेल। The Constitution mentions one extreme form of social discrimination, the practice of untouchability, and clearly directs the government to put an end to it। जो प्रिंसिपल है ना नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, तो ये जो सिद्धांत है ना ये सोशल लाइफ में भी एकदम एप्लीकेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन की एक्सट्रीम फॉर्म को मेंशन करता है और वो क्या है, अनटचेबिलिटी। किसी को अछूत बताना, ये होती है अनटचेबिलिटी। इसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सट्रीम फॉर्म मानते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन की, और क्लियरली गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है, मतलब कहता है कि इसको खत्म किया जाए। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। किसी भी तरीके से जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है ना
इसको वर्जित किया हुआ है, ये बैन है, अलाउड नहीं है। अनटचेबिलिटी हेयर डज नॉट ओनली मीन रिफ्यूजल टू टच people belonging to certain caste. It refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste labels. देखो अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि किसी सर्टन कास्ट के व्यक्ति को टच नहीं कर सकते, इसका मतलब थोड़ा और ज्यादा डाइवर्स भी होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि कोई भी इस तरह का विचार, बिलीफ या सोशल प्रैक्टिस हो जिसके कारण किसी व्यक्ति को नीचा देखा जाए, लुक डाउन, नीचा देखा जाए जस्ट बिकॉज वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, इस तरह की भी प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी में ही आती है। इस तरह के बिलीव्स, इस तरह की सोशल प्रैक्टिसेस, सच प्रैक्टिसेस डिनाइज देम इंटरेक्शन विद अदर्स और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एज इक्वल सिटीजंस। जो इस तरह की प्रैक्टिसेस होती है ना, इनमें प्रॉब्लम ये है कि जो इनके विक्टिम्स होते हैं ना, उनको पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस डिनाई कर दिया जाता है, या फिर इक्वल सिटीजन का जो सबका स्टेटस है ना, ये भी डिनाई कर दिया जाता है। एक तरह से ये फील करवा देते हैं कि हम इक्वल नहीं है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है, मतलब अनटचेबिलिटी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। Many forms of untouchability. In 1999, P. Sainath wrote a series of news reports in The Hindu describing untouchability and caste discrimination that was still being practiced against Dalits or persons belonging to scheduled caste. 1999 में पी साईनाथ जो है ना, इन्होंने कई सारी न्यूज रिपोर्ट्स द हिंदू में लिखी थी जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि अनटचेबिलिटी या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो आज भी प्रैक्टिस की जाती है दलित्स के या फिर शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करने वाले लोगों के अगेंस्ट में। He traveled to various parts of the countries and found that in many places, वो ना कंट्री के कई प्लेसेस में घूमे थे और उनको फिर देखो ये बातें पता चली थी कि टी स्टॉल्स केप्ट टू काइंड्स ऑफ कप्स, वन फॉर दलित्स वन फॉर अदर्स। जो चाय की स्टॉल्स होती है ना, टी स्टॉल्स, वहां पर दो तरह के कप्स रखे जाते हैं, एक होते हैं दलित्स के लिए, एक होते हैं दूसरों के लिए। बार्बर रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट्स। तो जो बार्बर्स होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं कि हम दलित क्लाइंट्स जो भी बाल कटवाने आते हैं उनको हम सर्व नहीं करने वाले, उनको उनके हम काम नहीं करने वाले। दलित स्टूडेंट्स वर मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम और ड्रिंक वाटर फ्रॉम सेपरेट पिचर। तो देखो दलित स्टूडेंट्स को भी इस तरह से टॉर्चर करना कि क्लासरूम में उनको अलग बिठाना या फिर अलग जगह से पानी पिलाते हैं। दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड अ हॉर्स इन द वेडिंग प्रोसेशन। तो वेडिंग प्रोसेशन जो होता है, मतलब शादी की जो जुलूस या बारात वगैरह निकल रही होती है, उसमें दलित ग्रूम्स जो होते हैं, दूल्हे जो होते हैं, उनको हॉर्स पर नहीं चढ़ने देते। Dalits were not allowed to use common hand pump, or if they did, the hand pump was washed to purify it. दलित्स जो है ना, उनको अलाउ ना करना कि आप कॉमन हैंड पंप को यूज मत करो, अगर वो यूज कर लेते तो हैंड पंप्स को धोना। तो ये सब उन्होंने पी साईनाथ ने नोट किया था। और ये सब जो होते हैं ना, ये डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी में ही आते हैं, मतलब ये भी एक तरह की अनटचेबिलिटी है। राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। देखो फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट मतलब रुकावटें या बेवजह की जो लगी होती है, जैसे कि कोई अलग तरह से कंस्ट्रेंट लगा देना। फ्रीडम जैसे आपको, आपके ऊपर कह दिया जाए कि आपको बोलना ही नहीं है कभी भी बाहर जाके, घर के अंदर हो बोल लो, घर के बाहर कभी नहीं बोलना, तो ये एक तरह का कंस्ट्रेंट है। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, और फ्रीडम का मतलब ये होता है कि ये कंस्ट्रेंट्स की एब्सेंस है, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। In practical life, it means absence of interference in our affairs by others, be it other individuals or the government. अगर राइट टू फ्रीडम की बात करें ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रीडम का मतलब क्या हो जाता है कि इसका मतलब है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है हमारे अफेयर्स में दूसरों की, मतलब जो भी हमारे मैटर है ना उसमें दूसरे, चाहे वो कोई और इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, उसकी कोई भी इंटरफेरेंस का ना होना, ये है फ्रीडम। वी वांट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वांट टू बी फ्री। हम एक समाज में तो रहना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ हम एकदम फ्रीली भी रहना चाहते हैं। वी वांट टू डू थिंग्स इन अ वे वी वांट टू डू देम। अदर्स शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू। सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू। तो देखो हम ना रहना चाहते हैं इस तरह से जैसे हम चाहें, कोई दूसरा हमें ना बताए कि हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना सिटीजन्स को ये सब अधिकार दिए हैं। कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का भी अधिकार देता है, मतलब आप भाषण कर सकते हो या फिर अभिव्यक्ति, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, एकदम शांत तरीके से आप असेंबल भी हो सकते हो, कई सारे मतलब लोगों को इकट्ठा होना, लेकिन शांत तरीके से। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, एसोसिएशंस और यूनियंस भी बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में फ्रीली घूम भी सकते हैं। रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से में रह भी सकते हैं, बस भी सकते हैं।
और साथ ही साथ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। साथ ही साथ ये भी फ्रीडम मिली हुई है कि हम कोई भी प्रोफेशन या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन करना चाहे वो कर सकते हैं, किसी भी तरह का ट्रेड या बिजनेस चाहे हम कर सकते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू ऑल दीज फ्रीडम्स। तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक सिटीजन जो है ना, उनके पास इन ये जो मेंशन्ड फ्रीडम्स है, ये वाली फ्रीडम्स देखो, इन सभी का अधिकार है। दिस मीन्स दैट यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ वे दैट वायलेट्स अदर्स राइट्स टू फ्रीडम। लेकिन देखो ये भी ध्यान रखना है कि हम इन सभी राइट्स को इस तरह से एक्सरसाइज करें, इस तरह से यूज करें कि हम दूसरे के राइट टू फ्रीडम को वायलेट नहीं कर रहे। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूजेंस और डिसऑर्डर। किसी भी तरह की पब्लिक न्यूजेंस मतलब किसी भी तरह का पब्लिक में हंगामा या डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होना चाहिए हमारी फ्रीडम के थ्रू। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स। हम कुछ भी कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग, आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो, लेकिन कोई वो दूसरे को इंजर ना करे, तब दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू वट वन wants. Accordingly, the government can impose certain reasonable restrictions on our freedoms in the larger interest of the society. फ्रीडम का मतलब ये नहीं हो जाता कि हमें कोई अनलिमिटेड लाइसेंस मिल गया कि हम कुछ भी करना चाहे वो कर ले। इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना, वो कुछ तरह की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मतलब जिनका कोई आधार हो, सही सी रेस्ट्रिक्शंस जो है ना, वो गवर्नमेंट हमारी फ्रीडम पर लगा सकती है ताकि सोसाइटी का, समाज का भला हो सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है मतलब कि आप भाषण करते हो या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, अभिव्यक्ति की आजादी, ये जो है ना किसी भी डेमोक्रेसी का एक बहुत ज्यादा एसेंशियल फीचर है। Our ideas and personality develop only when we are able to freely communicate to others. तो देखो हमारे जो आइडियाज है या हमारी पर्सनैलिटी है वो डेवलप भी तभी होती है जब हम फ्रीली किसी के साथ या दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, हो सकता है आप दूसरों से अलग सोचते हो। इवन इफ 100 people think in one way, you should have the freedom to think accordingly, differently and express your views accordingly. देखो हो सकता है कि सैकड़ों लोग एक तरीके से सोचते हो, लेकिन आपके पास भी ये फ्रीडम है कि आप उनसे डिफरेंट सोच सकते हो और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हो जो भी आपके व्यूज है। You may disagree with the policy of the government or activities of an association. You are free to criticize the government or the activities of the association in your conversation with parents, friends and relatives. हो सकता है आप गवर्नमेंट की या फिर किसी एक एसोसिएशन की एक्टिविटीज से डिसएग्री करते हो, तो आप गवर्नमेंट को या फिर किसी एसोसिएशन की एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करने के लिए भी एकदम फ्री हो। अपनी कन्वर्सेशंस में जो आप पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ बातें करते हो, उन सभी में आप क्रिटिसाइज कर सकते हो इनको। आप पैम्पलेट जो होते हैं ना, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये तक छपवा सकते हो, पब्लिसाइज करवा सकते हो जिनमें आपके व्यूज हो। मतलब आप अपने व्यूज को इस तरह से भी पब्लिसाइज कर सकते हो। यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग्स, पोइट्री एंड सॉन्ग्स। पेंटिंग्स, पोइट्री और सॉन्ग्स के थ्रू भी आप अपने व्यूज को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। हाउएवर यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स। लेकिन आप इस फ्रीडम का यूज इस तरह से नहीं कर सकते कि उससे ना दूसरों के लिए, दूसरों के अगेंस्ट आप वायलेंस करवा दो या फिर हिंसा को उत्तेजित कर दो दूसरों के खिलाफ। और ना ही आप इस तरह से यूज कर सकते कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ रेबेल करने लग जाए। यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रेबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के विरोध में प्रदर्शन करने लग जाए या फिर रिबेलियन हो जाए, मतलब एकदम विद्रोह कर दे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इस तरह से भी आप अपनी फ्रीडम को यूज नहीं कर सकते हो। Neither you can use it to defame others by saying false and mean things that can cause डैमेज टू अ पर्सनस रेपुटेशन। ना ही आप अपने राइट टू फ्रीडम को इस तरह से यूज कर सकते हो कि आप दूसरों को डिफेम कर दो, कुछ झूठ बोलकर या फिर मतलबी सी बातें, मीन थिंग्स, मतलबी बातें बोलकर जो कि दूसरे की रेपुटेशन को खराब कर दे। सिटीजंस हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू। सिटीजंस के पास अधिकार है कि वो मीटिंग्स को, प्रोसेशंस को, मतलब जलसे जुलूस वगैरह या फिर रैलीज या फिर डेमोन्स्ट्रेशंस, जो प्रदर्शन वगैरह, इस तरह से आप ये सब भी कर सकते हो। इनकी भी आपको फ्रीडम है, अगर कोई इशू है तो उनके ऊपर आप कर सकते हो मीटिंग्स, प्रोसेशन, रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशंस। दे मे वांट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडियाज, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू अ कॉज और सीक वोट्स फॉर अ कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन, बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल। आप ये सब काम जो होते हैं, हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना हो, अपने आइडियाज एक्सचेंज करने हो या फिर लोगों का सपोर्ट अपनी तरफ करना हो किसी भी बात को लेकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के लिए आपको वोट्स मांगने हो इलेक्शन के लिए, आप इन सब के लिए ये सब चीजें कर ही सकते हो, मीटिंग्स वगैरह।
लेकिन इस तरह से करनी है कि वो पब्लिक डिसऑर्डर को या फिर शांति को, जो समाज में शांति है ना, उसको किसी भी तरह से भंग ना करे। Those who participate in these activities and meetings should not carry weapon with them। जो इस तरह की एक्टिविटीज या मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनको एक बात का ध्यान रखना होता है कि उनके साथ कोई भी वेपन ना हो। सिटीजन्स ऑल्सो कैन फॉर्म यूनियंस, एसोसिएशंस। सिटीजन्स जो है वो एसोसिएशंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझा रही है कि वर्कर्स एक फैक्ट्री में है, तो वो एक वर्कर्स यूनियन भी बना सकते हैं, ताकि वो अपने इंटरेस्ट, जो अपने हित की बातें हैं ना, उनको प्रमोट कर सके। Some people in a town may come together to form an association to campaign against corruption and pollution। तो हो सकता है कि किसी टाउन में लोग हैं, वो भी एक एसोसिएशन बना ले ताकि वो करप्शन या पोल्यूशन के अगेंस्ट कैंपेन कर सके, तो ये भी अलाउड है। एज सिटीजन्स वी हैव द फ्रीडम टू ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि हम सिटीजन हैं इंडिया के, तो इसीलिए हमको ये भी फ्रीडम है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। वी आर फ्री टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम इंडिया के किसी भी पार्ट में ना रह सकते हैं, बस भी सकते हैं। Let us say a person who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad. He may not have any connection with that city. He may not have even seen it ever. Yet, as a citizen of India, he has the right to set up the base there. This right allows lakhs of people to migrate from villages to towns from poorer regions of the countries to prosperous regions and big cities। तो देखो, एक एग्जांपल से बता रही है कि कोई हो सकता है असम का रहने वाला व्यक्ति हो, लेकिन वो हैदराबाद में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। हालांकि उसका कोई कनेक्शन ना हो हैदराबाद से, लेकिन उसने कभी देखा भी ना हो हैदराबाद, लेकिन क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है ना, इसीलिए उसके पास ये राइट है कि वो अपना बेस वहां पे जमा सकता है। और ये जो अधिकार है ना, इसके कारण ही जो इंडिया के लाखों लोग हैं ना, वो विलेजेस से टाउन्स की तरफ माइग्रेट करते हैं, या फिर कह लो पुअरर रीजन्स जो है, जो थोड़े गरीब रीजन है कंट्री के, उधर से निकलकर वो प्रॉस्परस रीजन्स या फिर बिग सिटीज में भी माइग्रेट करते हैं। This the same freedom extends to choice of occupations. No one can force you to do or not do certain job. Women cannot be told that some kind of occupations are not for them. People from deprived classes cannot be kept to their traditional occupations। तो देखो, जैसे आजम के केस में समझाया कि व्यक्ति कहीं पर भी बस सकता है, तो इसी तरह से ये जो फ्रीडम है ना, ये चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस, मतलब अपने मनपसंद का काम करने के लिए भी आपको मिली हुई है। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब ही करनी है। ना ही विमेन को ये बताया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर जो जॉब्स, इस तरह के ऑक्यूपेशंस है ना, ये उनके लिए है ही नहीं। इस तरह की बातें भी नहीं कर सकते। और ना ही जो डिप्राइव्ड कास्ट से, जो थोड़े कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिन्होंने फेस किया है, इस तरह से जो डिप्राइव्ड क्लास कास्ट से लोग होते हैं ना, उनको भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो सिर्फ वही करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो देखो, स्पेशल केस हो जाता है कि कभी कभी तो लॉ ही कह देता है कि इस व्यक्ति को फांसी चढ़ानी है, या फिर किसी भी तरह से इसका मतलब जीने का अधिकार ले लेना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको उसकी लाइफ से या फिर पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते, मतलब उसको उस चीज से हीन नहीं कर सकते। सबके पास जीने का अधिकार है, सबके पास अपनी लिबर्टी है। कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं कि जब लॉ ही कह देता है, उसके अलावा कभी भी किसी व्यक्ति को लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी से हीन नहीं रख सकते, दूर नहीं रख सकते, वंचित नहीं रख सकते। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ डेथ सेंटेंस। इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता जब तक, एक एक्सेप्शन ये है कि जब तक कोर्ट ने डेथ सेंटेंस ना दे दिया उस व्यक्ति के लिए। इट ऑल्सो मीन्स दैट अ गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट और डिटेन एनी सिटीजन अनलेस ही हैज प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। इसका ये भी मतलब होता है कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर है ना, वो किसी भी व्यक्ति को बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन को, जब तक उनके पास प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन ना हो। एक प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन है तभी अरेस्ट हो सकते हैं किसी व्यक्ति का। इवन व्हेन दे डू, दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स। अब देखो, उनके पास सपोज लीगल जस्टिफिकेशन भी है, तब भी अगर उन्होंने किया है ना किसी को अरेस्ट, तब भी उनको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखो वो समझा रहे हैं अब। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है या फिर कस्टडी में रखा गया है, तो उसको ना रीजंस बताने पड़ेंगे कि क्यों अरेस्ट किया है, क्यों हमने तुम्हें कस्टडी में रखा गया है। इस तरह के अरेस्ट या डिटेंशन के लिए उसको रीजंस बताने पड़ेंगे। A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest। जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया हुआ है या डिटेन किया हुआ है, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है ना, उनके सामने हाजिर करना है। ये भी एक नियम है। सच अ पर्सन हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है या डिटेन किया है, उसके पास ये अधिकार है कि वो एक लॉयर को कंसल्ट कर सकता है या फिर किसी भी लॉयर को अपने डिफेंस के लिए बुला सकता है।
लेट अस रिकॉल द केसेस ऑफ द ग्वांटानामो बे एंड कोसोवो। अगर हम ग्वांटानामो बे और कोसोवो के केसेस को देखें ना, तो द विक्टिम्स इन बोथ दिस केसेस फेस्ड अ थ्रेट टू द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल लिबर्टीज, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ग्वांटानामो बे और कोसोवो के केसेस को देखें तो जो ये विक्टिम्स थे ना इन दोनों केसेस के, इन्होंने जो मोस्ट बेसिक लिबर्टीज होती है ना उनको एक उन पे भी थ्रेट आ गया था इनके लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ उनको पता नहीं था क्यों उठा लिया है ग्वांटानामो बे के 600 पीपल को, कोसोवो में भी बेवजह हिंसा हुई उनके साथ। तो ये जो प्रोटेक्शन होती है ना इंडिविजुअल लाइफ की या पर्सनल लिबर्टी की, इन दोनों केसेस में ग्वांटानामो बे और कोसोवो में वो इनको नहीं मिली थी। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 4 of our class 9th NCERT Civics chapter 5, Democratic Rights. Right against exploitation. Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has a right not to be exploited. तो देखो जब एक बार राइट टू लिबर्टी और इक्वालिटी दे दिया जाता है ना, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि हर एक सिटीजन का ये अधिकार है कि उसकी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, कोई भी उसको शोषण ना कर सके। ये राइट है कि वो शोषित ना हो। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker section of the society. तो देखो हालांकि लिबर्टी और इक्वालिटी का राइट मिलने के बाद ये बात हो जाती है कि किसी भी सिटीजन को एक्सप्लॉइटेशन ना हो, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ऐसा लगा कि ये ना काफी नेसेसरी जरूरी हो जाता है कि कुछ प्रोविजंस को क्लियरली लिख दिया जाए ताकि ना जो वीकर सेक्शन की एक्सप्लॉइटेशन या फिर शोषण होता है उसको बचाया जा सके, उनका शोषण ना हो। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ना तीन स्पेसिफिक इविल्स या फिर तीन स्पेसिफिक जो गंदे काम होते हैं ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया है एंड डिक्लेयर्स दिस इलीगल। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले ना ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिक को प्रोहिबिट करता है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है ना उसको प्रोहिबिट निषेध कर देता है। तो ट्रैफिक का मतलब क्या हो जाता है? ट्रैफिक हेयर मींस सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स यूजुअली वुमेन फॉर इमोरल पर्पसेस। तो देखो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिक का मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी खरीदना या बेचना, इस एक्टिविटी को कहते हैं ट्रैफिकिंग। और यूजुअली ये विमेन की जाती है इमोरल पर्पसेस के लिए। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। सेकंड कौन सा है? सेकंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स्ड लेबर को या फिर बेगार को किसी भी तरीके से प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरह से बेगार नहीं होनी चाहिए। कि बेगार क्या होता है या फोर्स्ड लेबर कह लो, बेगार होता है वो प्रैक्टिस। बेगार इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विस टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट नॉमिनल रेम्यूनरेशन। तो बेगार एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ना वर्कर को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी सर्विस, अपनी सेवाएं किसी एक मास्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे, या फिर बिल्कुल कम पारिश्रमिक, मतलब बहुत कम पैसों में, या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी सर्विसेज किसी को दे, उसको फोर्स किया जाता है। When this practice take place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. और जब यही प्रैक्टिस, बेगार की प्रैक्टिस एक लाइफ लॉन्ग बेसिस पर चलती है कि जब तक जीवित हो तब तक करते रहो इस तरह से, तब ये प्रैक्टिस कहलाती है बॉन्डेड लेबर। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। तो देखो पहली थी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली मेंशन की है, दूसरी है बेगार, और तीसरी कौन सी है? चाइल्ड लेबर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। नो वन कैन employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railways or ports। तो कोई भी किसी भी बच्चे को ना, कोई भी किसी भी बच्चे को जो कि 14 से कम की एज का है, उसको किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकता, ना ही किसी और हैजार्डस वर्क में उसको यूज कर सकता है, जैसे कि रेलवेज या पोर्ट्स जैसे जो थोड़े जानलेवा काम होते हैं, हैजार्डस काम होते हैं ना, इधर किसी भी 14 से कम एज वाले बच्चे को काम पे नहीं रख सकता कोई भी। यूजिंग दिस एज द बेसिस, many laws have been made to prohibit children from working in industries such as बीड़ी making, firecrackers and matches, printing and dyeing। तो देखो क्योंकि ये कुछ बातें बताई गई है कि 14 ईयर से छोटे बच्चे को फैक्ट्री, माइन, हैजार्डस वर्क नहीं कराए जा सकते, तो इन्हीं चीजों को बेसिस बनाते हुए ना कई लॉज जो है वो ऐसे बने हुए हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं कि चिल्ड्रन को कभी भी इंडस्ट्रीज जैसे कि बीड़ी मेकिंग हो गई, बीड़ी बनाने वाली, फायर क्रैकर्स, पटाखों की इंडस्ट्रीज, मैचिस, माचिस या फिर प्रिंटिंग, डाइंग, इस तरह की इंडस्ट्रीज में काम नहीं करवाना। उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी इस तरह की जगहों पर, किसी भी तरह से उनको काम नहीं करवाना जो कि 14 से एज की कम के है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल। राइट टू फ्रीडम में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी आ जाता है। इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी पर्टिकुलर टू स्टेट इट आउट क्लियरली। तो देखो इस केस में भी वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात को भी एकदम क्लियरली मेंशन कर देना चाहते थे। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो अपना इंडिया ना एक सेक्युलर स्टेट है। मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स।
तो जैसे दुनिया के कई हिस्सों में होता है वैसे ही अपने इंडिया में भी जो लोग है ना अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, और कुछ तो हो सकते हैं जो किसी भी रिलीजन में ना भी मानते हो. सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन. Secularism is based on the idea that the state is concerned only with the relations among human beings and not with the relation between human beings and gods. तो देखो सेक्युलरिज्म क्या है. सेक्युलरिज्म ना इस एक आइडिया पर बेस्ड है कि जो स्टेट है मतलब जो देश या राष्ट्र है उसको सिर्फ ह्यूमन बींग्स के आपस में कैसे रिश्ते हैं उससे लेना देना है. सिर्फ स्टेट रिलेशन अमंग ह्यूमन बींग्स उससे ही कंसर्न है, मतलब ह्यूमन बींग्स के बीच में कैसे रिलेशन है. स्टेट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि ह्यूमन बींग्स और गॉड के बीच में क्या रिलेशन है. A secular state is one that does not establish any one religion as official religion. एक सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होता है या वो राष्ट्र होता है जो कि ना किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन की तरह एस्टेब्लिश नहीं करता. इंडियन सेक्युलरिज्म practices an attitude of a principled and equal distance from all religions. तो जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ये कैसा एटीट्यूड रखता है. इंडियन सेक्युलरिज्म का एटीट्यूड कुछ इस तरह का है कि इंडियन सेक्युलरिज्म हर एक रिलीजन से एक प्रिंसिपल्ड और इक्वल डिस्टेंस रखता है, मतलब हर एक रिलीजन से बराबर की दूरी बनाए रखता है कुछ सैद्धांतिक तरीकों पर बेस्ड. द स्टेट हैज टू बी विद न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल इन डीलिंग विद ऑल रिलीजन्स. तो स्टेट को एकदम न्यूट्रल और इम्पार्शियल मतलब किसी भी एक रिलीजन की तरफ ज्यादा झुकाव भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए स्टेट को. तो ये कुछ इंडियन सेक्युलरिज्म इस तरह का है कि ना तो वो किसी एक के लिए ज्यादा पार्शियलिटी करता है, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है. एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस द रिलीजन तो ही और शी बिलीव्स इन. तो इंडिया में हर एक व्यक्ति के पास किस अपने अपने रिलीजन को मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का और उसको फैलाने का पूरा पूरा अधिकार है. एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स. हर एक रिलीजियस ग्रुप या संघ हो गया, सेक्ट हो गया, वो अपने अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्री है. A right to propagate one religion, however, does not mean that a person has the right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement और allurement. तो देखो ये राइट तो मिला है कि व्यक्ति अपने रिलीजन को मान सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट तक कर सकता है, मतलब फैला भी सकता है. लेकिन फिर भी ये जो राइट टू प्रोपोगेट वन रिलीजन है ना, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को ऐसा कह दे या कंपेल करे, थोड़ा फोर्स करे कि आप उसके रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ. फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट या लॉरमेंट के तरीके से, मतलब कि ना तो आप फोर्स से ताकत से किसी को रिलीजन चेंज करा सकते हो, ना ही उसके साथ कोई फ्रॉड करके धोखाधड़ी भी नहीं करनी, ना ही कुछ प्रलोभन देना. इस तरह की चीजें करके आप रिलीजन किसी का कन्वर्ट नहीं करा सकते. ऑफ कोर्स अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज ओनर इज हिज हर ओन विल. तो मतलब देखो ये तो बता दिया कि आप चेंज नहीं करा सकते फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट या अलॉरमेंट के तरीके से, लेकिन फिर भी एक पर्सन अपनी इच्छा से रिलीजन चेंज कर सकता है. फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन. तो देखो फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का मतलब ये नहीं हो जाता कि व्यक्ति रिलीजन के नाम पर कुछ भी किए जाए. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एज ऑफरिंग टू सुपरनेचुरल फोर्सेस और गॉड्स. तो इसका एग्जाम्पल ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे एनिमल्स का सेक्रीफाइस मतलब जानवरों की बलि या फिर ह्यूमन बींग्स की ही बलि नहीं दे सकता, कुछ इस तरह से बातें कह के कि ये हम गॉड्स को या फिर किसी सुपरनेचुरल फोर्स को ऑफरिंग्स कर रहे हैं. तो ये सब अलाउड नहीं है. रिलीजियस प्रैक्टिसेस व्हिच ट्रीट वुमेन एज इंफीरियर और दोस दैट इन्फ्रिंज वुमेन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउड. तो ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो कि वुमेन को थोड़ा नीचा दिखाए, जो कि नीचे की तरह ट्रीट करे या फिर किसी विमेन्स की फ्रीडम की जो राइट्स है ना, किसी विमेन की फ्रीडम को इन्फ्रिंज करे मतलब उल्लंघित करे, तो वो सब भी अलाउड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव हेड और वियर व्हाइट क्लोथ्स. एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि कोई भी किसी विडो को ऐसा फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपने सिर को शेव करे या फिर व्हाइट क्लोथ्स पहने. A secular state is one that does not confer any privilege or favor in on any particular religion. Secular state वो state है जो कि ना किसी ना particular religion को कोई favor या फिर privilege नहीं देता. Nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. देखो ना तो कोई privilege या favor दी जाती secular state में किसी particular religion को, लेकिन साथ ही साथ कि कोई suppose कोई एक religion को follow कर रहा है तो उस religion के basis पर discriminate या punish भी नहीं किया जाता लोगों को. Thus, the government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution. तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना किसी भी व्यक्ति को ऐसे कंपेल नहीं कर सकती कि आप टैक्स देने लग जाओ ताकि क्योंकि आप अपने किसी
रिलीजियन या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की मेंटेनेंस या प्रमोशन कर रहे हो तो इसके लिए टैक्स देने लग जाओ। गवर्नमेंट ऐसे किसी को कंपेल नहीं कर सकती। There shall be no religious instruction in the government educational institutions. In educational institutions managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. तो देखो, जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उधर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये भी एक बात होती है सेक्युलर स्टेट में कि जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उधर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। और जो प्राइवेट बॉडीज होती है ना, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट बॉडीज मैनेज करती है, तो उधर भी किसी व्यक्ति को ऐसे कंपेल नहीं कर सकते कि ये, अब सपोज कोई रिलीजियस वर्शिप हम करते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप भी ज्वाइन करो या फिर कोई एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में आप पार्ट लो। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पार्ट लेने के लिए भी आप कंपेल नहीं कर सकते प्राइवेट बॉडीज में, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्राइवेट बॉडीज मैनेज कर रही होती है। Cultural and educational rights. You might wonder why the constitution makers were so particular in providing written guarantees of the rights of the minorities. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये माइनॉरिटीज के राइट्स जो होते हैं इनकी सभी गारंटीज को एकदम लिखित तरीके से क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं। Why are there no special guarantees for the majority? तो ऐसी स्पेशल गारंटीज जो माइनॉरिटी को मिलती है वो मेजोरिटी को क्यों नहीं मिलती? वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजोरिटी। तो इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी काम ही इस तरह से करती है कि मेजोरिटी के पास पावर रहती है। इट इज द लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन। क्योंकि देखो मेजोरिटी के पास तो पावर रहती है डेमोक्रेसी में, तो इसीलिए जो माइनॉरिटीज के लैंग्वेज कल्चर और रिलीजन हो जाते हैं ना, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत हो जाती है। Otherwise, they may get neglected or undermined under the impact of the language, religion and culture of the majority. अगर इनको स्पेशल प्रोटेक्शन ना मिले माइनॉरिटी को, तो हो सकता है कि उनको निग्लेक्ट कर दिया जाए या फिर कम आंक लिया जाए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज, रिलीजन या कल्चर है इस पर मेजोरिटी का इम्पैक्ट ज्यादा होएगा, क्योंकि मेजोरिटी में लोग ज्यादा होते हैं ना, पॉपुलेशन। दिस इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं ना माइनॉरिटीज को, इनको स्पेसिफाई कर देता है। किस तरह से, देखो ये कुछ स्पेसिफाई किए हुए हैं। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। कोई भी सिटीजन्स का सेक्शन है जो कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज या कल्चर को फॉलो कर रहे हैं या उनका कोई अलग लैंग्वेज या कल्चर है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो उसको कंजर्व करें। Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. तो देखो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको सपोज गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है या फिर उसको गवर्नमेंट एड मिल रही है, तो ऐसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी को भी ना एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता रिलीजियन या लैंग्वेज के ग्राउंड्स पर। ये बात कह के कि आपका रिलीजियन ये है या लैंग्वेज ये है, इस बात पर किसी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता उधर एडमिशन। All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Here, minority does not mean only religious minority at the national level. In some places, speaking a particular language are in majority. People speaking a different language are in a minority. तो देखो जितनी भी minorities है ना, उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करके उनको एडमिनिस्टर करें। अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हर एक माइनॉरिटी को ये अधिकार है। इधर माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं हो जाता नेशनल लेवल पे। कई प्लेसेस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है उसको मेजोरिटी में बोला जाता है, लोग जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग मेजोरिटी में है और जो दूसरी लैंग्वेज है वो माइनॉरिटी में है। ऐसा भी हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी माइनॉरिटी माना जाता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं। तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश बट दे आर माइनॉरिटी इन नेबरिंग स्टेट्स ऑफ कर्नाटका। तो देखो एग्जाम्पल से बताया कि रिलीजियस ही नहीं, अब देखो तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो है वो आंध्र प्रदेश में तो मेजोरिटी में है, लेकिन नेबरिंग स्टेट है कर्नाटका, उधर तेलुगु स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में हो जाते हैं, क्योंकि उधर तेलुगु लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कम है, तो उधर वो माइनॉरिटी बन जाती है कर्नाटका में। सिक्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन पंजाब। अब रिलीजियस बेसिस पर देखो सिक्स जो है वो पंजाब में तो मेजोरिटी में है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में वो माइनॉरिटी में है। बट दे आर इन माइनॉरिटी इन राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 5 of our class 9th NCERT Civics chapter 5, Democratic Rights. How can we secure these rights? If rights are like guarantees, they are of no use
there is no one to honor them. The fundamental rights in the Constitution are important because they are enforceable. We have a right to seek the enforcement of the above mentioned rights. This is called the right to constitutional remedies. तो देखो, अगर जो राइट्स है वो गारंटीज की तरह होते तब वो किसी यूज के ना होते अगर कोई उनकी इज्जत ही ना करता या फिर कोई उनको मानता ही ना। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है, मतलब इनको लागू किया जा सकता है, इनको जारी किया जा सकता है, इनको यूज में लाया जा सकता है। हमारे पास ये अधिकार है कि हम ये जो राइट्स है इनकी हम इन्फोर्समेंट के लिए कह सकते हैं, हम इनकी इन्फोर्समेंट मांग सकते हैं कि इनको लागू किया जाए। और इसी अधिकार को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव, और इसी राइट के कारण, इसी अधिकार के कारण जो दूसरे राइट्स है ना वो इफेक्टिव बन पाते हैं। It is possible that sometimes our rights may be violated by fellow citizens, private bodies, or the government. When any of our rights are violated, we can seek remedy through courts. If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or the higher court of the state, High Court of the state. तो देखो, ऐसा हो सकता है कि हमारे राइट्स को कभी कभी जो हमारे साथ के सिटीजन्स होते हैं, फेलो सिटीजन्स होते हैं, या फिर प्राइवेट बॉडीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई, वही वायलेट कर दे। जब हमारा कोई भी राइट वायलेट हो जाता है ना, तो हम कोर्ट्स में जाके रेमेडी मांग सकते हैं, मतलब कोर्ट में जा सकते हैं। और ये एक फंडामेंटल राइट है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर स्टेट की हाई कोर्ट तक को अप्रोच कर सकते हैं। This is why Dr. Ambedkar called the right to constitutional remedies the heart and soul of our constitution. तो देखो, इतना कुछ हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में पढ़ लिया है कि ये एक तरह से दूसरे राइट्स को भी इफेक्टिव बना सकता है, हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये इतना बेनिफिशियल है, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा है, द हार्ट एंड सोल, मतलब दिल और आत्मा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल है। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड against the actions of the legislature, the executive and other authorities instituted by the government. तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये सपोज कोई भी लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, या फिर कोई भी अथॉरिटी, या फिर कोई भी मतलब अथॉरिटी हो गई जो कि गवर्नमेंट की है, उन सभी के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स अपने को गारंटीज देते हैं। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हो सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अगर कोई ऐसा, मतलब इफ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे और लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इट विल बी इनवैलिड। अगर सपोज कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कोई एक्ट आ गया है, या फिर कोई भी इनका किया हुआ काम है, वो सपोज किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, या फिर उनको लिमिट करता है, मतलब किसी भी फंडामेंटल राइट को लिमिट कर देता है, तो उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। वी कैन चैलेंज सच लॉज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द नेशनलाइज्ड बैंक्स और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। तो सपोज कोई ऐसा लॉ है जो कि आपके या फिर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर रहा है, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट के एक्शंस या पॉलिसीज हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे कि कोई नेशनल बैंक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गई, वो सब इस तरह के काम कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स उनसे लिमिट या फिर उनकी इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है, तो उस तरह की चीजों को ना चैलेंज भी किया जा सकता है। कोर्ट्स ऑल्सो एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज। और कोर्ट्स जो है ना, सपोज प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फंडामेंटल बॉडीज है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को की इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, तो कोर्ट्स जो है ना वो आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करेगी। The Supreme Court and High Court have the power to issue directions, orders or writs for the enforcement of fundamental rights. जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स होते हैं ना, इनके पास पावर्स होते हैं कि वो डायरेक्शंस इश्यूज करें, मतलब कि निर्देश दे या फिर ऑर्डर्स या रिट्स दे, ताकि फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट हो सके। अब रिट्स क्या होता है, देखो रिट एक बार आपको पढ़ा देता हूं मैं। रिट एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोर्ट का ऑर्डर होता है जो कि गवर्नमेंट को दिया होता है, और इसे इशू कौन करता है, इसे इशू करता है या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जो है ना, ये विक्टिम्स को कंपनसेशन भी दिला सकती है, और वायलेटर्स जो भी वायलेट कर रहे हैं ना फंडामेंटल राइट्स को, उनको पनिशमेंट भी। We have already seen in chapter 4 that the judiciary in our country is independent of the government and the parliament. तो हमें पता ही है कि हमारे कंट्री में जुडिशरी जो है ना वो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट है। We also noted that judiciary is very powerful and can do whatever is needed to protect the rights of citizens.
तो जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकती है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। In case of any violation of fundamental right, the aggrieved person can go to court for remedy. But now any person can go to court against the violation of the fundamental right if it is a social or public interest. It is called the public interest litigation. तो देखो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो जाए तो वो व्यक्ति तो कोर्ट में जा सकते हैं रेमेडी के लिए, मतलब इस चीज को हल करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है, अब कोई भी व्यक्ति कोर्ट में तब भी जा सकता है जब फंडामेंटल राइट किसी सोशल या पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो और वो वायलेट हो जाए। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कि सामाजिक या फिर एक पूरी पब्लिक, इस तरह से पब्लिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो सामाजिक राइट था और वो वायलेट हो गया है, तब भी पीआईएल फाइल की जा सकती है। अंडर द पीआईएल any citizen or group of citizens can approach to the Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government। तो देखो पीआईएल जो होती है ना, पीआईएल में कोई भी सिटीजन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई भी सिटीजन या सिटीजन्स का ग्रुप जो हो गया वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है ताकि वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट का लॉ या एक्शन हो उससे प्रोटेक्ट कर सके। One can write to the judges even on a postcard. The court will take up the matter if the judges find it in public interest। और व्यक्ति जो है ना, कोई व्यक्ति चाहे तो डायरेक्टली जजेस को एक लेटर भी लिख सकता है पोस्ट कार्ड से भी, अगर कोर्ट वो मैसेज, वो जो मैटर है ना उसको टेकअप कर लेगा, मतलब उस पर काम करना शुरू कर देगा अगर जजेस को लगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में करना जरूरी है। अब देखो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। Many cases of human rights violations in diverse fields are brought to the public notice from across India। तो अपने इंडिया में कई केसेस ऐसे सामने आते हैं जिसमें पता चलता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मीडिया ऑफन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर नॉट सीरियसली परस्यूइंग दीज केसेस और कैचिंग द कल्प्रिट्स। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या फिर मीडिया हो गई, ये अक्सर ना गवर्नमेंट एजेंसीज को क्रिटिसाइज करते रहते हैं क्योंकि ये इन केसेस को सीरियसली नहीं लेते, जो कि मतलब आते रहते हैं ना ह्यूमन राइट्स के वायलेशन वाले केसेस, इनको सीरियसली नहीं लेते या फिर कल्प्रिट्स को पकड़ते नहीं है। तो समवन हैड टू इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ दीज विक्टिम्स। तो किसी ना किसी को, ये जो विक्टिम्स होते हैं ना जिनका ह्यूमन राइट वायलेट हो जाता है, इनके बिहाफ पर इंटरवीन करना पड़ेगा। दिस इज वेयर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेप्ड इन। तो इस इंटरवेंशन के लिए ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आया है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन सेट अप बाय लॉ इन 1993। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो इसको कानून ने 1993 में सेटअप किया था। लाइक जुडिशरी, द कमीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जुडिशरी की तरह ही जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड्स रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स एंड एमिनेंट सिटीजन्स। तो कमीशन को देखो, कमीशन को अपॉइंट किसने किया था? प्रेसिडेंट ने। और इसमें कौन कौन है? इसमें रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स और एमिनेंट सिटीजन्स। येट इट डज नॉट हैव द बर्डन ऑफ डिसाइडिंग कोर्ट केसेस। लेकिन ये कोर्ट के केसेस पर अपने डिसीजंस नहीं बनाता, मतलब कोर्ट के केसेस पर डिसाइड नहीं कर सकता ये। सो इट कैन फोकस ऑन हेल्पिंग द विक्टिम सिक्योर देयर ह्यूमन राइट्स। तो क्योंकि ये कोर्ट के केसेस पर तो डिसाइड कर नहीं सकता, तो इसीलिए ये एक तरह से ना जो विक्टिम्स है उन पर फोकस करता है ताकि वो अपने ह्यूमन राइट्स को सिक्योर कर सके। दीज इंक्लूड ऑल द राइट्स ग्रांटेड टू द सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ह्यूमन राइट्स में वो राइट्स आ जाते हैं जो कि सिटीजन्स को दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। फॉर एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स आल्सो इंक्लूड द राइट्स मेंशन्ड इन द यूएन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट इंडिया हैज साइंड। तो देखो एनएचआरसी के लिए ह्यूमन राइट्स वो भी हो जाते हैं जो कि राइट्स यूनाइटेड नेशंस ने मेंशन किए हुए हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज द्वारा स्पॉन्सर्ड है, वो कि वो यूनाइटेड नेशंस में मेंशन्ड है और इन ट्रीटीज पर साइन इंडिया ने किया हुआ है। तो वो उनको भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ना ह्यूमन राइट्स मानता है। द एनएचआरसी कैन नॉट बी बाय इटसेल्फ पनिश द गिल्टी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स। जो गिल्टी होता है ना, सपोज ऐसा पता चल गया कि इसने सही में वायलेशन की है ह्यूमन राइट्स की, तो एनएचआरसी उसको पनिश नहीं कर सकता, ये कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द एनएचआरसी इज देयर टू मेक इंडिपेंडेंट एंड क्रेडिबल इंक्वायरी इनटू एनी केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसीलिए एनएचआरसी जो है ना वो इंक्वायरीज कंडक्ट करता है, एकदम इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल इंक्वायरीज ह्यूमन राइट्स करता है, ह्यूमन राइट्स के केसेस में एनएचआरसी करता है। इट ऑल्सो इंक्वायर्स इनटू एनी केस ऑफ अबेंडमेंट ऑफ सच violations or negligence in controlling it by any government officers or and takes other general steps to promote human rights in the country। तो देखो इंक्वायरीज तो करता ही है, साथ ही साथ कोई ऐसा केस हो जब कि पता चल गया है कि वायलेशन हुई है या फिर इस तरह के केस को कंट्रोल करने वाले किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की कोई भी नेग्लिजेंस हो, तो ऐसे केसेस में भी एनएचआरसी जो है काम करता है और कुछ जनरल स्टेप्स, सामान्य स्टेप्स लेता है ताकि कंट्री में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जा सके। The Commission presents its findings and recommendations to the government or intervene in the court on behalf of the victims। तो जो भी
कमीशन की फाइंडिंग्स होती है, रिपोर्ट्स वगैरह होती है, रिकमेंडेशंस होती है, तो कमीशन उन सभी को गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है और साथ ही साथ विक्टिम्स के बिहाफ पर कोर्ट्स में भी इंटरवीन करता है। इट हैज वाइड रेंजिंग पावर्स टू कैरी आउट इट्स इंक्वायरीज, और काफी मतलब पावर्स है एनएचआरसी के पास अपनी इंक्वायरीज करने के लिए। लाइक एनी कोर्ट इट कैन समन विटनेस, किसी भी कोर्ट की तरह ही ये भी विटनेसेस को समन कर सकता है, मतलब बुलवा सकता है। क्वेश्चन एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिमांड एनी ऑफिशियल पेपर, विजिट एनी प्रिजन फॉर इंस्पेक्शन और सेंड इट्स टीम फॉर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। तो देखो विटनेस को समन भी कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से सवाल जवाब भी कर सकता है एनएचआरसी, किसी भी ऑफिशियल पेपर की डिमांड भी कर सकता है, किसी भी प्रिजन को, जेल वगैरह को विजिट भी कर सकता है इंस्पेक्शन करने के लिए, और साथ ही साथ ऑन द स्पॉट इंक्वायरी के लिए अपनी टीम भी भेज सकता है। Any citizen of India can write a letter to this address to complain against the violation of human rights. कोई भी इंडिया का सिटीजन चाहे तो वो इस एड्रेस पर लेटर लिख सकता है, ताकि अगर उसको कंप्लेंट करनी है कि उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। तो एड्रेस देखो ये दिखाया हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, INN, न्यू दिल्ली 110023। और देखो इधर कोई भी ना, देयर इज नो फी और एनी फॉर्मल प्रोसीजर टू अप्रोच द एनएचआरसी। एनएचआरसी को अप्रोच करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मल प्रोसीजर भी नहीं है, ना ही कोई फी है। लाइक एनएचआरसी देयर आर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन ऑल द 28 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरह ही जो 28 स्टेट्स है ना अपने कंट्री के, उनमें भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो। देखो ये वेबसाइट इधर लिखी हुई है। Expanding scope of rights. We begin this chapter by discussing the significance of rights. In much of the chapter we have focused only on the fundamental rights in the constitution. तो देखो इस चैप्टर में हमने फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए हुए हैं उनके बारे में बहुत फोकस किया है। यू माइट थिंक दैट fundamental rights granted by constitution are the only rights citizens have. This is not true. While fundamental rights are the source of all the rights, our constitution and law offers a wide range of rights. Over the years the scope of rights has expanded. तो देखो हमें ऐसा लग सकता है कि हमने जो ये फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सिर्फ यही राइट्स है सिटीजन के पास, हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में ट्रू नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये तो सभी राइट्स का सोर्स हो गए एक तरह से, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा लॉ कह लो, वो और भी ज्यादा राइट्स हमको देता है, और साल दर साल जो ये राइट्स का स्कोप है ना, ये भी बढ़ा ही है। Sometimes it leads to expansion in the legal rights that the citizen can enjoy. From time to time, the courts gave judgments to expand the scope of rights. कभी कभी ना जो लीगल राइट्स होते हैं उनमें भी एक्सपेंशन होती है, जो कि सिटीजन एंजॉय करते हैं, मतलब कि लीगल राइट मतलब बढ़ते चलते हैं, सिटीजन के लिए राइट बढ़ते चलते हैं। और टाइम टू टाइम कोर्ट्स ने ऐसे जजमेंट्स भी दिए जो कि राइट्स का स्कोप बढ़ाता है। सर्टन राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो कुछ जो राइट्स है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सभी राइट्स जो है ये फंडामेंटल राइट से डिराइव्ड है। नाउ स्कूल एजुकेशन हैज बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजंस। आज के टाइम पर देखो स्कूल एजुकेशन जो है ना, ये इंडियन सिटीजंस के लिए एक राइट बन गया है, फंडामेंटल राइट नहीं, राइट बन गया है। The governments are responsible for providing free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. तो 14 साल के बच्चों तक के लिए ना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजंस। पार्लियामेंट ने भी एक ऐसा लॉ इनेक्ट कर दिया है जिससे ना सिटीजंस को राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल गया है। दिस एक्ट वाज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। और ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, ये बना था फंडामेंटल राइट के अंडर। कौन सा है वो फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, इसके अंडर बना है ये right to information. We have a right to seek information from the government offices. Recently, the Supreme Court has expanded the meaning of the right to life to include the right to food also. तो देखो हमको ये अधिकार मिला है कि हम गवर्नमेंट ऑफिस से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ना जो राइट टू लाइफ है उसके मीनिंग को एक्सपेंड कर दिया है। राइट टू लाइफ में अब राइट टू फूड भी इंक्लूड किया जाता है। ऑल्सो राइट्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू फंडामेंटल राइट्स एज एनिमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं हो जाता कि फंडामेंटल राइट्स से हमें मिले, और भी राइट्स मिलते हैं हमें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैनी मोर राइट्स विच में नॉट बी फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन और भी कई सारे राइट्स देता है जो कि हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एग्जाम्पल के तौर पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिला हुआ है। राइट टू वोट इन इलेक्शन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो राइट टू वोट इन इलेक्शन मतलब कि इलेक्शंस में वोट करने का अधिकार जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। Sometimes the expansion takes place in what is called human rights. कभी कभी ह्यूमन राइट्स के नाम पर भी एक्सपेंशन होती है।
दीज आर यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ये जो होते हैं ना, ये यूनिवर्सल मतलब कि सार्वभौम सब जगह पर जो माने जाते हैं, इस तरह के मॉरल क्लेम्स होते हैं जिनको हो सकता है कि लॉ रिकॉग्नाइज ना करें। In that sense, these claims are not rights going by the definition that we presented earlier. तो क्योंकि लॉ तो इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो इस सेंस में इनको राइट्स तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन राइट्स में आ तो जाती है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस तरह से एक्सपेंशन हो जाती है। विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज देयर इज ग्रेटर प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स टू एक्सेप्ट दीज क्लेम्स। तो देखो, क्योंकि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि इन क्लेम्स को भी एक्सेप्ट करे, मतलब राइट्स की तरह माने। सम इंटरनेशनल कोविनेंट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। तो कुछ जो इंटरनेशनल कोविनेंट्स है ना, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है कि राइट्स की एक्सपेंशन हो सके, इसमें कंट्रीब्यूट किया है। कोविनेंट क्या होते हैं? कोविनेंट एक तरह से प्रॉमिस होते हैं। देखो इधर बताया हुआ है, कोविनेंट क्या होता है? प्रोमिस होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स, ग्रुप या कंट्रीज ने किसी एक सिद्धांत को सही ठहराने के लिए, मतलब कि किसी सिद्धांत पर मान जाने के लिए वो किए हुए वो प्रोमिस। इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज टू द एग्रीमेंट और स्टेटमेंट। तो जो भी सिग्नेटरीज है, जिन्होंने भी एग्रीमेंट और स्टेटमेंट पर साइन किया है ना, वो उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग होते हैं। ये जो कोविनेंट्स होते हैं, ये जो प्रोमिस होते हैं, लीगली बाइंडिंग होते हैं उनके ऊपर, जिन्होंने इन एग्रीमेंट्स पर साइन किया हुआ है। Thus, the scope of rights have been expanding and the new rights are evolving over time. They are result of struggle of the people. New rights emerge as societies develop or as new constitutions are made. तो देखो, इसीलिए जो राइट्स का स्कोप है ये बढ़ता जाता है और नए नए राइट्स टाइम के साथ आते जाते हैं। और ये अक्सर जो लोगों का स्ट्रगल होता है ना, उन्हीं का रिजल्ट होता है कि जो नए राइट्स होते हैं ना, जैसे जैसे सोसाइटीज डेवलप हो रही है, नए कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे हैं, तो नए नए राइट्स भी एमर्ज होते हैं, मतलब नए नए राइट्स भी मिलते हैं लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटीज इट्स सिटीजन सेवरल काइंड ऑफ न्यू राइट्स। तो कुछ नए तरह के राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है ना, वो अपने सिटीजन को गारंटी करता है। अब ये किस तरह के हैं देखो, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, so that citizens or their home cannot be searched, their phones cannot be tapped, their communication cannot be opened। तो देखो, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी भी देता है, ताकि जो सिटीजन के घर हैं, सिटीजन्स के घरों की सर्चिंग ना हो सके, उनके फोन को टैप ना किया जा सके, उनकी कम्युनिकेशंस को ओपन ना किया जा सके। ऐसे नहीं कि कोई भी आपकी बातों को सुन रहा है, पढ़ रहा है। ये सब राइट टू प्राइवेसी में साउथ अफ्रीकन लोगों को मिलता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग। एक ऐसे एनवायरनमेंट का अधिकार, ऐसे एनवायरनमेंट का राइट जो कि उनके हेल्थ और वेलबींग के लिए हार्मफुल नहीं है। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिकेट हाउसिंग, मतलब कि एक प्रॉपर हाउसिंग का भी राइट उनको मिला हुआ है। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिकेट हाउसिंग। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, नो वन मे बी रिफ्यूज्ड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो देखो, एक जो हेल्थ केयर होती है उसको भी एक्सेस करने का अधिकार मिला है, हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस करने का राइट, सफिशिएंट फूड वाटर सबको मिले, ताकि और साथ ही साथ किसी को भी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, ऐसा भी अधिकार उनको मिलता है। मैनी पीपल थिंक दैट द राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लिवलीहुड एंड राइट टू privacy शुड बी मेड फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एज वेल। तो कई लोगों का मानना ये है कि राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लिवलीहुड और राइट टू प्राइवेसी, ये भी इंडिया के फंडामेंटल राइट्स बन जाने चाहिए। मतलब राइट टू हेल्थ क्या हो जाता है? सबको अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार हो, सबको काम मिले, राइट टू वर्क, राइट टू मिनिमम लिवलीहुड, एक मिनिमम आजीविका सबको मिले, राइट टू प्राइवेसी। ये भी कई लोगों का मानना है कि इंडिया में ना इनको भी फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। This international covenant recognizes many rights that are not directly a part of the fundamental rights in the Indian Constitution। तो देखो, ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है, ये कुछ राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो नहीं है। दिस हैज नॉट येट बिकम एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ना ही ये अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रीटी बना है। बट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सी दिस एज अ स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है ना, ये इसको एक तरह से ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड की तरह देखते हैं। और इसमें कौन, इस कोवेनेंट में किस किस तरह के राइट आ जाते हैं? राइट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू अर्न लिविंग बाय लिवलीहुड बाय वर्किंग। इसमें आ जाता है राइट टू वर्क, मतलब कि सभी को अपना आजीविका, अर्न लिवलीहुड, मतलब लिवलीहुड अर्न करने की अपॉर्चुनिटी सबको मिले, काम करके लिवलीहुड अर्न करने की अपॉर्चुनिटी। राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, मतलब कि सभी को एक सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस का भी राइट मिले। फेयर वेजेस दैट कैन प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, मतलब सभी को सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस का भी राइट मिले, फेयर वेजेस मिले,
ताकि एक उनका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो उनके वर्कर्स का और उन फैमिलीज का। फेयर वेजेस मतलब सही से पैसे मिले उनको जो वो काम करते हैं उनके। राइट टू एडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड्स एडिकेट फूड क्लोथिंग एंड हाउसिंग। जो राइट टू एडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना, मतलब कि सही से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको ऐसा जो अधिकार है, इसमें एडिकेट फूड क्लोथिंग और हाउसिंग भी आ जाता है कि सही मात्रा में फूड क्लोथिंग हाउसिंग सबको मिले, एडिकेट। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, मतलब कि सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस का अधिकार हो। राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ भी, मेडिकल केयर ड्यूरिंग इलनेस, स्पेशल केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स। राइट टू हेल्थ में क्या क्या आ जाता है कि इलनेस मतलब बीमारी के टाइम पर मेडिकल केयर मिले, विमेन के लिए चाइल्ड बर्थ के टाइम पर स्पेशल केयर मिले, और एपिडेमिक्स के टाइम पर प्रिवेंशन मिले सबको, ये राइट टू हेल्थ में आ जाता है। राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन में आ जाता है कि फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले और हायर एजुकेशन का सबको इक्वल एक्सेस हो। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।